हेलो गाइस, गुड इवनिंग। मेरा नाम पुष्पेंद्र पटेल है और हम आप सभी का सिलेक्शन अड्डा क्लासेस में स्वागत करते हैं। आज हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी सिक्स्थ क्लास पृथ्वी हमारा आवास में उसका फर्स्ट चैप्टर का अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इससे जो अटैच्ड इंफॉर्मेशन होगी, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होगी, तो उसको हम जो भी इंफॉर्मेशन है उसको भी साइड में कराते जाएंगे और जो करंट ओरिएंटेड भी इंफॉर्मेशन है उसको भी साइड में हम लिखाते और बताते जाएंगे आपको। वैसे भी ये चैप्टर क्या है, फैक्चुअल इंफॉर्मेटिव ज़्यादा है, तो इसमें नॉर्मली हम इसकी रीडिंग करके या इसके पॉइंट्स को समझते हुए आगे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सौर मंडल में पृथ्वी। तो जब हम सौर मंडल में पृथ्वी की बात करते हैं तो आखिरकार इसका मतलब ये होता है कि पहले हमें समझना होगा कि सौर मंडल क्या है, आखिरकार सौर मंडल कैसे बना और सौर मंडल कैसे बनता है। तो सौर मंडल के निर्माण में देखा जाता है कि बेसिकली सूर्य और उसके चारों तरफ जितनी भी खगोलीय पिंड उसके चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं, उन सभी को मिलाकर हम क्या कहते हैं, उसको सौर मंडल कहते हैं। तो जब हम सौर मंडल का अध्ययन करते हैं तो उससे अचंभित कई सारी स्टोरीज होती हैं कि आखिरकार देखा जाता है कि रात के समय जैसे ही संध्या का टाइम टाइम होता है या रात होने लगती है तो देखते हैं आसमान में तारे चमकने लगते हैं। तो वो जो तारे चमक रहे होते हैं उनकी रोशनी भी अलग अलग होती है, उनका आकार भी अलग अलग होता है। जैसे कि बचपन में हमने एक स्टोरी सुन रखी है, नाना नानी या दादा दादी ने सभी को सुनाई होगी कि ये जो हम जब उनसे क्वेश्चन करते थे कि आखिरकार ये तारे कैसे आए, ये जो ऊपर हीरे मोती चमक रहे हैं ये कैसे आए, तो उनका सिंपल सा एक मजाकिया आंसर रहता था। क्या रहता था कि एक दादी थी, वो टोकरी में हीरे मोती लेकर जा रही थी, अचानक उनसे टोकरी गिर जाती है और ये सभी हीरे मोती ये क्या है, आसमान में बिखर गए हैं, वही चमक रहे हैं। लेकिन एक्चुअली में हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। एक स्टोरी दी गई है कि सूर्यास्त के बाद हम जब आसमान में देखते हैं तो जब सूर्यास्त होने वाला ही होता है, आसमान में हमें मैक्सिमम एक या दो ऐसे तारे दिखते हैं जो चमक रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही रात्रि बढ़ती जाती है तो हमें पूरे आसमान में तारे चमकते हुए देखते हैं। साथ ही साथ यह भी हम अनुभव करते हैं कि सभी तारों की रोशनी अलग है, कुछ के आकार बड़े हैं, कुछ छोटे हैं। कुछ तारे ऐसे हैं कि थोड़ी देर के लिए जलते हैं फिर बुझ जाते हैं, जिनको हम शूटिंग स्टार बोलते हैं। उनसे हम क्या करते हैं, अपनी अपनी मनोकामनाएं भी मांगते हैं। तो अपनी सिचुएशन मतलब एक प्रकार से क्या है, ये आसमान के कुछ अद्भुत कल्पनाएं या कहें आकृतियां हैं जिनको हम समझने का प्रयास करें। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते हुए बिंदु दिखते हैं जिनको हम ध्रुव तारा कह सकते हैं, और एक दो तारे होते हैं जो कि हमें पहले आसमान में चमकते हुए देखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप इनकी गणना भी नहीं कर सकते, या कई लोग सोते सोते रात में आसमान की तरफ देखते हुए गणना भी करते होंगे लेकिन असफल ही होते होंगे फाइनली। जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले, ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। ठीक है, तो वही कह रहे हैं ना कि कुछ ज्यादा चमकदार होते हैं और कुछ कम चमकदार होते हैं। किसी का आकार बड़ा होता है, किसी का आकार छोटा होता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कई सारे स्टार्स क्या है, एक उनके बीच की दूरियां या कहें हमारे सौर मंडल से उनकी दूरियां सभी तारों की अलग अलग है। इस वजह से उनके आकार और उनके प्रकाश में अंतर दिखाई देता है, और साथ ही साथ सभी जितने तारे हैं उनके भी आकार में परिवर्तन या कहें आकार में अंतर है। कुछ ज़्यादा बड़े हैं, कुछ तो सूर्य से कई गुना ज़्यादा बड़े हैं। जैसे प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो कि हमारे सूर्य के सबसे नज़दीक तारा है। ठीक है, साइरस हो गया जो जिसको डॉग स्टार भी बोलते हैं, जो कि हमारे सूर्य से 9 लाइट ईयर्स डिस्टेंस पर है। तो ये सब तारे क्या हैं, ये दूरी भी हैं और ये हमारे सौर सूर्य से कई गुना बड़े भी हैं, या कुछ छोटे भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि सूर्य से बड़े हों। लेकिन हम एक यूनिट के रूप में मानते हैं। जब किसी दूसरे तारे को हमें मापना होता है तो हम अपने सूर्य की आकृति या कहें उसके मास के अकॉर्डिंग हम उसका मेजरमेंट करते हैं, या हमारे सूर्य से बड़ा है या हमारे सूर्य से छोटा है। ठीक है, इनमें से कुछ टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ को टिमटिमा अन्य अलग तरीके से रहे होते हैं। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान दिखते हैं। ठीक है, अब जैसे चंद्रमा का नाम आ गया बीच में। अब चंद्रमा हमें काफी बड़ा, तारों से भी बड़ा दिखता है। उसकी चमक भी डिफरेंट हमें दिखती है, वो येलोइश दिखता है हमें, और उसके आकार में भी दिन पर दिन परिवर्तन देखने को मिलता है। एक दिन आता है जिस पर चंद्रमा पूरा गोलाकार दिखता है, येलोइश पूरी पूर्णिमा वाली रात कहलाती है। वहीं पर जब हम अगले 15 दिन या एक महीने के बाद देखते हैं तो हमें अमावस्या दिखती है। तो हमें ये पता चलता है कि चंद्रमा के आकार में भी परिवर्तन होता है, या कहें चंद्रमा
के प्रकाश में भी परिवर्तन होता है, लेकिन चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं, ये ध्यान देने वाली बात है। और चंद्रमा साथ ही साथ कोई ग्रह नहीं है, ये हमारे ग्रह या कहें हमारे अर्थ का उपग्रह है। ठीक है, तो हम ये एक प्रकार से इनकी चमचमाहट या कहें इनकी चमक, इनके आकार, इनके होते परिवर्तन के बारे में अभी समझ रहे हैं। फिर बाकी इनके बीच जो इनके बेसिक फीचर्स हैं उनको इंडिविजुअली इसको समझने का प्रयास करेंगे। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देख सकते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार का होता है। ठीक है, एक जैसे पूर्णिमा के दिन हमें पूर्ण चंद्रमा वाली रात होती है, पूर्णिमा कहलाती है। वहीं 15 दिन के बाद अमावस्या देख सकते हैं आप। ठीक है, और एक बात और होती है स्पेशली कि एक ब्लू मून की कंडीशन होती है। क्या होती है? एक ब्लू मून की कंडीशन होती है। ब्लू मून कब होता है? ब्लू मून की वो कंडीशन होती है जब एक मंथ में क्या होता है, 2 बार, 1 मंथ में क्या होता है, 2 बार पूर्णिमा आ जाती है। 2 टाइम्स क्या होती है, पूर्णिमा की कंडीशन बन जाती है। ठीक है, तो ऐसी जो सेकंड वाली पूर्णिमा होगी, जो सेकंड पूर्णिमा होगी, उसी को हम क्या कहेंगे, ब्लू मून की अवस्था बोलेंगे। ठीक है, तो वैसे बेसिकली हमें एक महीने में एक ही बार पूर्णिमा दिखती है, लेकिन ऐसे कई बार हो जाता है कि हमें एक महीने में 2 पूर्णिमाएं मिलती हैं। और जो सेकंड पूर्णिमा होती है, सेकंड नंबर की पूर्णिमा होती है, उसी को क्या बोलते हैं, हम ब्लू मून बोलते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को हम बाद में, जो स्पेशल टर्म्स हैं उनको बाद में समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन जो छोटे छोटे टर्म्स हैं उनको साथ में लेते चलेंगे। ठीक है, क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा में इन सभी चमकीली या छोटे छोटे चमकते तारों को नहीं देख पाते? और ऐसा क्यों होता है, क्यों नहीं देख पाते, ये भी समझने का प्रयास करेंगे। या समझ, छोटी सी ही बात है कि सूर्य का प्रकाश इतना प्रभावी हो जाता है, इन सभी के प्रकाश या इनकी दूरी की वजह से इनका प्रकाश अप्रभावी हो जाता है सूर्य के प्रकाश के सामने। इस वजह से हमें ये देख नहीं पाते। और बेसिकली जो फिजिक्स में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर हम कोई वस्तु को देख पा रहे हैं, इसकी वजह यही है कि उस वस्तु से प्रकाश क्या हो रहा है, परावर्तित होकर आ पा रहे हैं, या उस वस्तु से प्रकाश हमारी तरफ आ रहा है। तो 2 ही कंडीशन में हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। एक होता है परावर्तन के थ्रू, या उस वस्तु से प्रकाश खुद निकले, उस कंडीशन में हम उस चीज को देख सकते हैं। ठीक है, क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता? चलिए सॉरी, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी खगोलीय पिंड या कहें सभी वस्तुएं जो रात के समय हमें चमकती हुई दिखाई देती है, उनको खगोलीय पिंड कहते हैं। तो खगोलीय पिंड क्या होता है? खगोलीय पिंड का सीधा सा मतलब ये होता है कि जो हम रात के समय जितने भी तारे, क्षुद्र ग्रह, जो शूटिंग स्टार्स होते हैं, या जो भी चमकती हुई वस्तुएं हमें रात में आसमान पर दिखाई देती हैं, तो वे सभी क्या है, हमारे लिए खगोलीय पिंड है। ठीक है, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं तथा इनके पास खुद की ऊष्मा प्रकाश होता है। इनको बेसिकली तारे बोलते हैं, स्टार्स। जैसे हमारा तारा स्टार्स, और हमारे पास जो स्टार्स है या तारा है हमारे सौरमंडल का, उसका नाम दिया गया है सन। ठीक है, तो इनके पास देखा जाता है स्टार्स का खुद का क्या होता है, लाइट होती है, खुद का प्रकाश होता है, और खुद की ऊष्मा होती है। ठीक है, इनमें खुद की ऊष्मा होती है। ठीक है, खुद की हीट होती है। और हीट किस वजह से होती है, इस चीज को समझ लेते हैं। लाइट और हीट दोनों की ही वजह एक होती है कि जैसे इसमें बताया गया है कि ये सभी क्या होते हैं, गर्म होते हैं, गैसों के बने होते हैं। ठीक है, ये गैसों के बने होते हैं, तो इसमें गैस कौन सी पाई जाती है, हाइड्रोजन गैस होती है, जो कि न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से या कहें नाभिकीय संलयन की वजह से इसमें क्या होता है, नाभिकीय संलयन की क्रिया देखी जाती है। इस वजह से हमें क्या मिलता है, इसमें नाभिकीय संलयन की क्रिया की वजह से हमें देखने को मिलता है कि 2 हाइड्रोजन मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं, जो कि एक ऊष्मा का या कहें ऊष्मा के निर्माण का एक अच्छा ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, नाभिकीय संलयन देखने को मिलता है। ठीक है, और संलयन कैसा होता है, बेसिकली जब 2 हाइड्रोजन क्या होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से जब मिलता है, तो ये क्या करता है, एक हीलियम के अणु का निर्माण करता है, हीलियम के एटम का निर्माण करता है। और हीलियम को देखा जाता है ऐसा गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, गुड सोर्स ऑफ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में देखा जाता है। तो जैसे
कुछ खगोलीय पिंड वैसे जब रात में हम आसमान में देखते हैं तो जितने भी हमें खगोलीय पिंड जो होते हैं वो चमकते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ उसमें खगोलीय पिंड जो होते हैं उनके खुद की ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता, लेकिन जिनमें खुद का ऊष्मा और प्रकाश होता है वह सभी क्या कहलाते हैं, तो तारे कहलाते हैं। जो हमारे सौर मंडल के नाम से कहें तो सूर्य कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक जो छोटी सी एक्टिविटी दी है जो आप घर पर भी कर कर देख सकते हैं। इसमें क्या है, बेसिकली एक छोटा मतलब कुछ हमें इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए। जैसे हमें एक टॉर्च चाहिए, ठीक है, टॉर्च चाहिए हमें, ठीक है, और टॉर्च के सामने हमें एक पेपर लेना है, इसी के जितना आकार है इसी के आकार के हिसाब से हमें एक सर्कल कर लेना है, उसमें छोटे छोटे छिद्र कर देने, और सामने हमें लाइट बंद कर देनी है रूम की। तो हमें देखेगा कि यहाँ पर लाइट छिद्रों से होते हुए जाएगी और यहाँ पर हमें टिमटिमाहट समझ में आएगा। तो यही समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिरकार स्टार्स चमकते क्यों हैं, क्योंकि उनकी खुद से क्या होती है, रोशनी निकल निकल रही होती, जिससे हमारे आंखों से टकराती और हमें वो क्या होते हैं, चमकते हुए दिखाई देते हैं। और टिमटिमाहट की वजह क्या होती है, हमारे वायु अर्थ में क्या है, जो हमारा अर्थ हो गया, ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि आखिरकार तारे टिमटिमाते क्यों हैं, तो वो डिस्पर्शन के कारण होता है। जैसे तारे क्यों टिमटिमाते हैं, जहाँ पर कोई स्टार है या कहें सूर्य है, उससे खुद से प्रकाश निकल रहा है, और लेकिन इसकी डिस्टेंस अर्थ की और सूर्य की बहुत ज़्यादा होने की वजह से प्रकाश बड़ी मात्रा में ना आकर कम मात्रा में आता है। और यहाँ पर हमारे अर्थ का क्या है, वायुमंडल है, और वायुमंडल में जितनी भी गैसेस होती हैं वो क्या होती हैं, एक स्थान से दूसरी जगह पर मूव करती रहती हैं। उस वजह से इनके जैसे एक ये मीडियम क्या हो गया स्पेस का, और ये दूसरा मीडियम हो गया हमारे एटमॉस्फेयर का। और जैसे ही कोई प्रकाश एक मीडियम से जाकर दूसरे मीडियम में जाता है, या कहीं स्पेस जो हमारा मीडियम है वो हमारा कैसा मीडियम हुआ, रेयर मीडियम हुआ। और ये दूसरा जो मीडियम हुआ जो कि एटमॉस्फेयर है, ये कैसा हुआ, डेंसर मीडियम हुआ। जब भी कोई प्रकाश रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम आता है तो उसमें क्या होता है, उसमें डाइवर्जेंस देखा जाता है, उसी को परावर्तन कहते हैं या कहते हैं रिफ्रैक्शन बोलते हैं। और इससे क्या होता है, टिमटिमाहट जैसे एक्टिव फिनोमेना का निर्माण होता है, ठीक है, या उत्पन्न होती है, फिनोमेना जैसी एक्टिविटीज उत्पन्न होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हम इस एनसीईआरटी को रीड भी करेंगे, साथ ही साथ जितने भी फिनोमेना है, जो भी एक्टिविटीज होती हैं ऐसी छोटी मोटी या कुछ स्पेशल वर्ड्स हैं, उनको साथ ही साथ एनसीईआरटी को रीडिंग करते हुए समझने का प्रयास करेंगे, जो अभी शुरू से करते आ रहे हैं। ठीक है, रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। तो एक अभी क्वेश्चन ऊपर ही आया था कि आखिरकार रात में ही हमें तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखते हैं, दिन के समय ये क्यों अप्रभावी हो जाते हैं या कहीं हमें दिखते क्यों नहीं है, क्योंकि इनकी पृथ्वी से दूरी जो है काफी दूर है, बहुत ज्यादा दूर होने के कारण, और जबकि सूर्य हमारे ज्यादा नजदीक होने की वजह से सूर्य का प्रकाश ज्यादा प्रभावी हो जाता है कंपेयर टू अदर जितने स्टार्स हैं हमारे सौर या कहें हमारे यूनिवर्स में। इस वजह से वो हमें टिमटिमाते हुए सिर्फ रात में दिखाई देते हैं, दिन में नहीं दिखाई देते। और दूसरी बात ये होता है कि हमारे यूनिवर्स में कई सारे क्या हैं, अनगिनत तारे हैं, और वो काफी बड़े भी हो सकते हैं तारों हमारे सूर्य से, और छोटे भी हो सकते हैं, लेकिन उनकी दूरी की वजह से ये हमें क्या होते हैं, ऐसे चमकते हुए प्रतीत होते हैं या कहें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ने वाला जो हवाई जहाज होता है वो भी हमें काफी छोटा दिखाई देता है। जब हम आसमान में देखते हैं कि हवाई जहाज उड़ रहा होता है, उसका रियल जो साइज होता है वो जब ऊपर उड़ते हुए देखते हैं तो वो क्या होता है, हमें काफी छोटा दिखाई देता है। तो इसकी वजह यही होता है कि जब हमारे आंखों से किसी वस्तु की दूरी बढ़ती जाती है तो उसका आकार हमें छोटा दिखाई देने लगता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को देख सकते हैं। जैसे कि कुछ नक्षत्र मंडल हैं, इनको समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार नक्षत्र मंडल क्या होते हैं। तो जब हम आसमान में देखते हैं, आसमान में हम कई बार ऐसे अनुमान लगाते हैं या ऐसे कल्पनाएं करते हैं कि ये तारा ऐसे मिलकर ये आकृति बना रहा है, ये शेर बना रहा है, बिच्छू बना रहा है। वो सब कल्पनाएं हैं जो हम इनको देखते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल तारों की आकृतियों का निर्माण होता है जिनको हम स्पेशल नाम भी देते हैं, जैसे अर्शा मेजर हो गया, ठीक है, और बिग बियर हो गया। कैसे, एक अर्शा मेजर हो गया और बिग बियर हो गया, अर्शा मेजर एंड बिग बियर। तो अर्शा मेजर बिग बियर
इसी प्रकार के नक्षत्र मंडल हैं जो कि तारों के एक अद्भुत आकृति का निर्माण करते हैं या विशेष आकृति का निर्माण करते हैं। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है स्मॉल बियर हो गया, सप्तऋषि तारामंडल, सप्तऋषि तारामंडल जिसको बोलते हैं सप्तऋषि या उसी को बोलते हैं स्मॉल बियर, ठीक है। नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर भी इसका भाग होता है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाए। प्राचीन समय में लोग रात्रि के समय जो उत्तर दिशा का निर्धारण किया करते थे, इसी सप्तऋषि तारामंडल के कुछ संकेतक तारों की सहायता से एक काल्पनिक रेखा को खींचते हुए ध्रुव तारे को क्या करते थे, इंगित करते थे, जिससे हमें क्या होता था, नॉर्थ दिशा का डायरेक्शन पता चलता था। तो जो कुछ ये क्या होते हैं, सप्तऋषि तारामंडल के कुछ संकेतक तारे हैं। जब इनको हम एक काल्पनिक रेखा से सीधी दिशा में क्या करते हैं, इनको आगे की तरफ बढ़ाते हैं, तो जो आगे हमें तारा मिलता है तो वो क्या होता है, ध्रुव तारा होता है। और जिस दिशा में ध्रुव तारा हमें दिखाई देता है वही हमारी क्या होता है, नॉर्थ डायरेक्शन होती है, ठीक है। कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ डायरेक्शन। क्योंकि पहले के समय में हमारे पास किसी प्रकार के दिशा निर्देशक यंत्र नहीं होते थे जैसे कंपास, तो हम किनका यूज करते थे, ये सप्तऋषि तारामंडल के संकेतक तारों का प्रयोग करते हुए एक काल्पनिक रेखा को आगे की तरफ खींचते थे जो कि ध्रुव तारा से कनेक्ट होती थी। और जो ध्रुव तारा होता है वो क्या होता है, नॉर्थ की डायरेक्शन में होता है। इससे हम क्या करते थे, ध्रुव तारे की सहायता से दिशा का निर्धारण रात्रि के समय पे करते थे। बाकी दिन के समय पे लोगों को घर का अनुमान शुरू हो जाता था कि किस दिशा में क्या है। जैसे दिन के समय में क्या है, सूर्य पूर्व की तरफ उगता है तब पता चल जाता है। शाम के क्या होता है, पश्चिम में सूर्य डूबता है, तो उससे भी दिशा का निर्धारण हो जाता है। लेकिन रात्रि के समय ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं होती, इस वजह से हम क्या करते थे, ध्रुव तारे की सहायता से दिशा का निर्धारण करते थे। जैसे कुछ एक रोचक तथ्य, बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर एक छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है, ठीक है। जब हम आगे पढ़ेंगे शनि, यूरेनस और नेपच्यून के बारे में, तो हम बताएं कि ये शनि, यूरेनस और नेपच्यून में क्या है, एक स्पेशल तरीके एक बेल्ट पाई जाती है जो चारों तरफ इनके दिखाई देती है, जिनको हम वलय भी बोलते हैं, या उन्हीं को क्या कहते हैं हम, ये क्या होते हैं बेसिकली, जो चारों तरफ जो छल्ले होते हैं, छल्ले की तरफ मतलब जैसे कोई एक ये हमारा यूरेनस होगा तो इसके चारों तरफ हमें क्या देखने को मिलेगा, इसके चारों तरफ हमें एक छल्ला दिखाई देगा जिसको हम क्या बोलते हैं, वलय बोलते हैं। और ये वलय हमें तीनों जो प्लेनेट होते हैं लास्ट के जुपिटर के बाद के, जुपिटर होगा, बृहस्पति होगा, शनि होगा और यूरेनस जुपिटर, यूरेनस और नेपच्यून, तीनों में ही वलय देखने को मिलता है। जबकि यूरेनस में हमें देखने को मिलते हैं गिनती के 7 वलय देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब एक बात और आपको बता दें, बृहस्पति, शनि, सॉरी एक मिनट, ये नेपच्यून नहीं यहाँ पर, एक मिनट, जुपिटर, एक मिनट, जुपिटर होगा, सैटर्न होगा और यूरेनस होगा। इन तीनों में हमें देखने को मिलता है, जबकि शनि में हमें क्या करते हैं, 7 वलय देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब पिंड क्या होते हैं, जैसे कुछ पिंड होते हैं स्पेशल जिनको हम ग्रह भी बोलते हैं। आखिरकार ग्रह क्या होते हैं, प्लैनेट्स जिनको बोलते हैं, ग्रह क्या होते हैं, ग्रह ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जिनका खुद का प्रकाश नहीं होता, जो सूर्य के चारों तरफ क्या होते हैं, प्रकाशित हो रहे होते हैं, ठीक है। या कहें सूर्य के चारों तरफ क्या हो रहे होते हैं, ये परिक्रमा कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जैसे हम ग्रहों की बात करें तो जो हमारा सन हो जाता है, तो सन के चारों तरफ हमें क्या मिलते हैं, सन के चारों तरफ हमें कई सारे अनगिनत ग्रह मिलते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, गिनती के 8 हमें ग्रह मिलते हैं। पहले होता है कौन सा, मरकरी हो जाता है, फिर होता है वीनस, फिर होता है अर्थ, ठीक है, फिर होता है मार्स, फिर होता है जुपिटर, फिर होता है सैटर्न, नेपच्यून, यूरेनस एंड नेपच्यून। और आगे हमें मिलती है एक कुइपर बेल्ट मिलती है, ठीक है, कुइपर बेल्ट मिलती है जो कि एस्टेरॉइड बेल्ट होती है, ठीक है, क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट होती है। और एक बेल्ट हमें यहाँ पर भी मिलती है, इसको भी हम क्या कहते हैं, एस्टेरॉइड बेल्ट बोलते हैं, ठीक है, जो कि किसके किसके बीच मिलती है, हमें मार्स और जुपिटर के बीच मिलती है, ठीक है। तो प्लेनेट बेसिकली क्या होते हैं,
अब जैसे हम कह रहे थे सूर्य स्पेशल कैटेगरी कैसे है कि उनका खुद का प्रकाश होता है और खुद की ऊष्मा होती है, खुद की ऊष्मा का या प्रकाश का निर्माण कर रहे होते हैं। लेकिन प्लेनेट में ऐसा नहीं, ये विशेषता नहीं देखी जाती कि इनके पास खुद का प्रकाश हो। प्लेनेट में हमें यह विशेषता मिलती है कि इनका खुद का एक निर्धारित परिपथ होता है, ठीक है, परिक्रमण पथ होता है। इसका क्या होता है, एक परिक्रमण, इनका खुद का एक परिक्रमण पथ होता है, ठीक है। ये निर्धारित परिक्रमण पथ का अनुसरण कर रहे होते हैं और इनकी दो विशेषता मिलती है कि सपोज हम मान लेते हैं कि कोई प्लेनेट है, वो सूर्य के चारों तरफ क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है। तो वो जब परिक्रमा करेगा तो उसमें एक और विशेषता मिलेगी। सपोज ये हमारा अर्थ है, अर्थ है हमारी, तो इसमें यह देखा जाएगा कि ये अपने एक्सिस के चारों तरफ भी क्या करेगी, एक्सिस के थ्रू भी क्या करेगी, रोटेशन करेगी। जैसे हम कोई वस्तु ले लें, इसको हम चारों तरफ घुमाएं तो एक ही एक्सिस के थ्रू, तो यह क्या कहलाता है, घूर्णन कहलाता है। तो इनमें एक घूर्णन गति भी देखने को मिलती है। कोई भी प्लेनेट में क्या होता है, एक घूर्णन गति भी देखने को मिलती है और साथ ही साथ इनमें क्या देखने को मिलता है, एक परिक्रमण गति भी मिलती है, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट के थ्रू या कहें अपने कक्ष में क्या करते हैं, ये कक्ष के में क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। जैसे कि अर्थ का क्या होता है, परिक्रमण काल कितना होता है, 365 डेज होता है, ठीक है। और वहीं पर घूर्णन काल कितना होता है, 25 आवर्स का होता है। मतलब एक घूर्णन कितने घंटे में कंप्लीट कर लेता है, 24 आवर्स में कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। अब जब प्लेनेट की बात करते हैं तो सूर्य और प्रकाश में अगर हमें डिफरेंस निकालना होता है कि आखिरकार सूर्य और प्लैनेट्स में क्या डिफरेंस होता है, तो उनके प्रकाश और ऊष्मा के रिस्पेक्ट में एक डिफरेंस देख सकते हैं। साथ ही साथ इसमें यह डिफरेंस देख सकते हैं कि जो प्लैनेट्स होते हैं, प्लैनेट्स क्या होते हैं, ये अपने एक्सिस पे तो क्या करते हैं, रोटेशन करते ही है, एक्सिस के थ्रू क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। साथ ही साथ ये क्या करते हैं, रोटेशन भी करते हैं, रिवोल्यूशन भी करते हैं, ठीक है। अपने सन के थ्रू क्या करते हैं, चारों तरफ क्या करते हैं, परिक्रमण भी करते हैं। लेकिन सन में क्या देखा जाता है कि सन में सिर्फ हम क्या देखते हैं, रोटेशन देखते हैं, ठीक है। मतलब अपने एक्सिस के थ्रू क्या करते हैं, ये रोटेट करते हैं, ठीक है। एक्सिस के ही सहायता से ये क्या कर रहे होते हैं, रोटेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसको ऐसे रीड कर लेते हैं। जैसे सूर्य हमारा क्या हो जाता है, सेंटर में हो जाता है। एक चीज और आपको बता देते हैं कि पहले जब हम शुरू प्राचीन काल से देखते हैं कि हम कल्पनाएं तो करना शुरू ही कर दिए थे, अपने ग्रहों नक्षत्रों के बारे में समझना शुरू कर दिए थे। जैसे इंडिया में भी आर्यभट्ट हो गया, है ना, ऐसे कई गणितज्ञ कहें खगोल शास्त्री हुए जिन्होंने इसके बारे में अध्ययन करना शुरू कर दिया था। लेकिन हम पहले शुरू में देखते थे, कई लोग इस बात की कल्पना करते थे कि हमारा जो सौर मंडल है, सौर मंडल के केंद्र में क्या है, पृथ्वी है। लेकिन बाद में यह पाया गया, जैसे कॉपरनिकस ने बाद में 1543 में यह अनुमान लगाया या बताया कि हमारे सौर मंडल का केंद्र पृथ्वी ना होकर सूर्य है। तो जिसको हम क्या कहते हैं, जो 1543 में कॉपरनिकस ने बताया था, कॉपरनिकस ने क्या बताया था कि हमारे सेंटर में क्या है, या क्या हमारे सौर मंडल के सेंटर में क्या है, सन है। इसी को हम क्या बोलते हैं, हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट बोलते हैं। क्या, हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट बोलते हैं, ठीक है। और इसके पहले जो कॉन्सेप्ट चलता था, जो कि टॉलमी का दिया हुआ है, या कहें और भी प्राचीन जितने भी खगोल शास्त्री थे, वो इस बात को मानते थे कि हमारे जो सौर मंडल का केंद्र है वो सूर्य ना होकर क्या है, अर्थ है, ठीक है। इस चीज को क्लियर कर लीजिए, क्योंकि ये न्यू परिकल्पना है। पुराने समय पे इसको क्या माना जाता था कि ये क्या है, इस सेंटर में क्या है, अर्थ है, ना कि सूर्य। लेकिन बाद में 1543 के आसपास क्या किया, कल्पना निकाली गई कि हमारे सौर मंडल के केंद्र में क्या है, सूर्य है। चलिए आगे चलते हैं। कुछ पौराणिक कहानियां हैं या कहें शब्द हैं। पौराणिक रोमन कहानियों में शोल सूर्य देवता को कहा जाता था। शोल किसको कहा जाता था, सूर्य देवता को कहा जाता था, जो कि सूर्य से संबंधित शब्दों के लिए यूज किया जाता था। सौर मंडल क्या है, इसी सोल वर्ड से यूज हुआ है। जैसे सोल, इसमें देखेंगे सोलर में क्या आता है, सोल आता है। सोलर सिस्टम, सौर मंडल, इसी से वर्ड का निर्माण हुआ। शब्द की उत्पत्ति में ऐसे देखते हैं, जैसे जियो, जियो के साथ जब कोई वर्ड अदर ऐड कर दिया जाता है तो उसका रिस्पेक्ट रिलेशन किससे हो जाता है, अर्थ से हो जाता है। क्योंकि
जियो का सिंपल सा अर्थ हम क्या निकालते हैं, अर्थ से रिलेशन निकालते हैं, लेकिन इसमें जब कोई और भी वर्ड यूज कर देते हैं, जैसे जियोलॉजी तो पृथ्वी का अध्ययन हो जाता है, जियोमेट्री जैसे पृथ्वी का मापन हो जाता है, वहीं जियो आयोइड मतलब पृथ्वी के आकार के अनुरूप। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स हैं, तो इनको चीज को समझना है। क्या आप जानते हैं रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडे और उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट हमारे प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री थे। ठीक है, आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं, और आपका ये भी प्रयास रहेगा कि आर्यभट्ट की कुछ स्पेशल बुक्स हैं, आप उनको पढ़िए, बस देखिएगा कि उनका नाम क्या है। ठीक है, आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। अब देखिए, हमने सन समझ लिया, या हम कह देने स्टार समझ लिए, प्लेनेट समझ लिए कि प्लेनेट क्या होते हैं। अब आ गया है सैटेलाइट, जिसको हम बोलते हैं उपग्रह। तो आखिरकार ये सैटेलाइट, प्लेनेट और सन में क्या डिफरेंस है? सन और प्लेनेट का हमने डिफरेंस देख लिया, अब प्लेनेट और सैटेलाइट का डिफरेंस समझ लेते हैं। ठीक है, अभी हमने देखा था कि प्लेनेट क्या होते हैं। जो सन हो गया, तो प्लेनेट क्या कर रहे होते हैं? सन के चारों तरफ परिक्रमा कर रहे होते हैं, और साथ ही साथ घूर्णन गति अपने एक्सेस के थ्रू कर रहे होते हैं। ठीक है, वहीं सैटेलाइट क्या कर रहे होते हैं? ये सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा ना करते हुए ये क्या कर रहे होते हैं? अपने प्लेनेट, जैसे हमारा ये अर्थ हो गया, तो अर्थ के चारों तरफ जो चंद्रमा होगा, जो इसके तरफ क्या हो करेगा? परिक्रमा करेगा। और साथ ही साथ देखेंगे कि अर्थ के चारों तरफ करते करते ये क्या करेगा? सूर्य के चारों तरफ भी एक प्रकार से परिक्रमा पूरी कर लेता है। लेकिन बेसिकली हम ये कहेंगे कि ये सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा ना करके ये किसके चारों तरफ परिक्रमा करता है? अर्थ के चारों तरफ परिक्रमा करता है। तो कोई भी खगोलीय पिंड जो किसी प्लेनेट के चारों तरफ घूम रहे होते हैं, तो उनको क्या कहेंगे? उसका उपग्रह कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और जैसे हमारे अर्थ का क्या है? एक ही उपग्रह है, जिसका क्या नाम है? चंद्रमा या चंदा मामा, हमारे जो फेमस है। ठीक है, और भी जैसे कई सारे प्लैनेट्स हैं जिनके कई सारे क्या हैं? उपग्रह हैं। और हमारे अर्थ में देखे तो एक है, जैसे मंगल के दो हैं, फोबोस और डीमोस हो गया। ठीक है, और बाकी जो बुध शुक्र है उनके कोई भी उपग्रह नहीं है। और जुपिटर में जाते हैं तो इनके उपग्रहों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, जैसे सैटर्न में 82 प्लस हमें उपग्रह मिलते हैं। चलिए आगे उन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन इस फिगर में जब आप पढ़ेंगे तो इसमें कई सारे इन्फॉर्मेशन दी गई हैं, आपको इस समझना है कि किसका कितना कार्यकाल है, पूर्ण परिक्रमण काल कितना है। और जो एक परिक्रमण काल होता है वही उसका क्या होता है? एक वर्ष कहलाता है। ठीक है, जैसे कि हम बुद्ध के बारे में समझते हैं, जैसे हमारा ये सन हो गया, सन के चारों तरफ अगर बुद्ध की बात करें, अगर हम मरकरी की बात करें, मरकरी कितने दिनों में एक परिक्रमा कंप्लीट कर लेता है? तो ये कितने दिनों में कर लेता है? 88 दिनों में एक परिक्रमण काल पूरा कर लेता है, और यही इसका क्या कहलाएगा? 1 ईयर कहलाएगा। अब जब आप देखेंगे कि इसका 88 डे 88 डेज है, मतलब 88 डेज में ये क्या कर लेता है? एक पूरी परिक्रमा कर लेता है। क्या कर लेता है? एक पूरी परिक्रमा कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, एक पूरी परिक्रमा कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, और जब परिक्रमा पूरी कंप्लीट कर लेता है तो यही इसका क्या कहलाएगा? एक पूरा वर्ष कहलाएगा। और देखा जाता है कि जो मरकरी का परिक्रमण काल होता है, सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करने का काल होता है, वह सबसे छोटा पाया जाता है, क्योंकि ये सबसे नियरेस्ट टू द सन है, नियरेस्ट प्लेनेट ऑफ द नियर टू द सन माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। और भी जो प्लैनेट्स हैं उनकी कुछ विशेषताएं भी हैं, स्पेशल है। अब जैसे हम सूर्य की बात करते हैं कि आखिरकार सौर मंडल, पहले हम ये समझ लें कि आखिरकार सौर मंडल क्या है। जैसे हमने सौर मंडल तो पहले ही लिख के रखा है। सौर मंडल किसको कहेंगे? तो सौर मंडल का सीधा सा मतलब है कि जो सौर, जैसे एक सोलर वर्ड आया था इंग्लिश में, जो कि सोल वर्ड से बना है, रोमन वर्ड है सोल, जिसका मतलब सीधा सा होता था, जो रोमन कहानियां होती थी, जैसे यही लिखा है ना सोल, पौराणिक रोमन कहानियों में सोल किसको कहा जाता था? सूर्य के देवता को कहा जाता था। ठीक है, तो जो सोलर सिस्टम होता है या सौर मंडल होता है, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि इसमें एक सूर्य होगा या कहीं एक तारा होगा, सभी प्लैनेट्स होंगे, सभी प्लैनेट्स होंगे, साथ ही साथ क्या होंगे? सभी सैटेलाइट्स होंगे। ठीक है, और क्या आ जाएंगे इसमें? एस्टेरॉइड्स आ जाएंगे। ठीक है,
तो ये सभी मिलकर क्या करते हैं, हमारे सौरमंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए इसमें भी लिखा है, उस चीज को भी समझ लेते हैं। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। हम हम सौर परिवार का नाम देते हैं जिसका मुखिया हमारा सूर्य होता है। ठीक है, अब सूर्य के बारे में समझ लेते हैं। सन, सौरमंडल के केंद्र में स्थित यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। पृथ्वी सूर्य से लगभग कितना दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है, जब सन और अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ और सन के बीच की दूरी कितनी मानी जाती है, यह है ये 15 करोड़ क्या है किलोमीटर दूर है। और इतनी दूरी होने की वजह से क्या होता है, हमें सूर्य की प्रकाश इतना प्रभावित नहीं करता। वहीं पर अगर हम बुध की बात करें, बुध प्लेनेट की बात करें और शुक्र प्लेनेट की बात करें, तो वहीं पर देखा जाता है बुध का जो तापांतर होता है, तापांतर मतलब बेसिकली ये होता है कि दिन के समय और रात्रि के समय जो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है उसको तापांतर बोलते हैं। वहीं देखते हैं कि बुध का जो तापांतर होता है वो सबसे अधिक होता है। वहीं पर शुक्र का क्या होता है, यहाँ पर सबसे ज्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट माना जाता है, हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम माना जाता है। अब एक क्वेश्चन ये हमारे दिमाग में आएगा कि आखिरकार बुध जब सूर्य के सबसे नजदीक है तो इसको क्या होना चाहिए था, सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट होना चाहिए था, लेकिन हमें देखने को क्या मिलता है, बुध ना होके क्या है, शुक्र सबसे अधिक क्या है, हॉटेस्ट प्लैनेट। तो इसकी वजह यह है कि जो शुक्र का एटमॉस्फेयर है, जो शुक्र का एटमॉस्फेयर है उसमें क्या है 90 to 95% हमें क्या मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलती है। और ये भी जानते हैं हम अच्छे तरीके से कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है। और इसकी यह विशेषता होती है कि जब भी कोई हीट बॉडी या हीट टेम्परेचर क्या होता है एटमॉस्फेयर के अंदर आता है तो उसको क्या कर लेता है, ये ट्रैप करके रखता है और टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। तो इसको हॉटेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम बोलते हैं। वहीं पर बुध में क्या देखा जाता है, हमें तापांतर देखने को मिलता है सबसे अधिक, क्योंकि दिन के समय बहुत अधिक ठंड होती, सॉरी रात के समय बहुत अधिक ठंड होती है, वहीं दिन के समय पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। जब हम ये समझ रहे हैं तो साथ ही साथ जब सोलर सिस्टम में सूर्य को ही समझ रहे हैं तो सूर्य से और रिलेटेड कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। जैसे जब हम सूर्य की बात करते हैं तो ये देखते हैं कि इसकी डिस्टेंस क्या है सन से, अर्थ से 15 किलोमीटर दूर होने की वजह से। अब जब हम ये देखते हैं कि इतना दूर होने की वजह से हमारे पृथ्वी पर क्या है, जीवन की संभावनाएं हैं। तो जीवन की संभावनाएं होने के लिए ये एक डेफिनेट डिस्टेंस मानी जाती है, या कहें एक संभावित दूरी मानी जाती है जहां पर क्या होती है, जीवन की संभावनाएं पाई जाती है। और इस संभावित दूरी को क्या मानते हैं हम, गोल्डी लॉक जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोल्डी लॉक जोन बोलते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी अगर सूर्य है और सूर्य के इतनी डिस्टेंस पर क्या हो एक प्लेनेट है तो उसमें हमें जीवन जैसी संभावनाएं देखने को मिल सकती हैं, जैसा कि अर्थ में मिलता है। चलिए और भी कुछ चीजें सन से रिलेटेड देख लेते हैं। ठीक है, तो जब हम सूर्य के बारे में समझेंगे तो इसमें ये देखेंगे कि सूर्य के सबसे जो नजदीक हमारे, मतलब बेसिकली इस चैप्टर या कहें एनसीईआरटी में कुछ इन्फॉर्मेशन हमें जस्ट इन्फॉर्मेटिव चीज़ें दी गई हैं, जैसे हमें ये डिस्टेंस बता दी गई है, लेकिन उससे जो अदर इन्फॉर्मेशन है, जो करंट ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन है, उसको हम साइड में आपको लिखा के बताते जाएंगे। ठीक है, जैसे हम सन पढ़ रहे थे तो सन में देखा था कि इसकी सन और अर्थ की दूरी कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर क्या है, दूर है। वहीं पर हम ये देखते हैं कि जो सन के हमारे सबसे नजदीक का तारा है या स्टार है उसका नाम क्या है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। वहीं पर हम यह भी देखते हैं कि साइरस, जिसको हम डॉग स्टार भी बोलते हैं, जो हमारे सूर्य से कितना है, 9 लाइट ईयर्स
की डिफरेंस पर देखा जाता है। और हम ये भी देखते हैं कि आज के समय पे क्या है, हम सूर्य से रिलेटेड काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन गेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार सूर्य में ऐसे रोशनी क्या या क्या ऊष्मा और प्रकाश का निर्माण कैसे हो रहा है, ये कैसे सूर्य में जो एनर्जी का निर्माण हो रहा है ये कैसे वर्क कर रहा है। तो इसको समझने के लिए है हम क्या कर रहे हैं, वर्ल्ड के कई कंट्रीज क्या कर रही हैं, कई सारे मिशंस को लॉन्च कर रहे हैं। तो जैसे नासा ने सबसे पहला जो सूर्य से रिलेटेड मिशन लॉन्च किया था उसका क्या नाम था, पार्कर सोलर मिशन। और इसका पर्पस ही क्या था कि जो सन के स्ट्रक्चर को जब हम समझते हैं तो सन के जो सेंटर में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं। और जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, कोरोना बोलते हैं। ठीक है। और क्रोमोस्फेयर क्या होता है, जो लाइटेस्ट स्फेयर, जो जब हम सूर्य को देखते हैं जो जो चमकते हुए एरिया दिखता है तो वही क्या कहलाता है, क्रोमोस्फेयर कहलाता है। और जब कोर के बाद का जो लेयर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, रेडियो एक्टिव जोन बोलते हैं। ठीक है। जब हम इस चीज को समझ रहे हैं तो पार्कर सोलर मिशन के अगर बात करें तो इसका पर्पस क्या था, क्रोमोस्फेयर और कोरोना की स्टडी करना था। वहीं आदित्य L1 जो कि इंडिया का लॉन्च्ड मिशन है, 2023 में लॉन्च किया गया था, इसका भी पर्पस यही था, कोरोना को स्टडी करना और क्रोमोस्फेयर को। और एक चीज स्पेशल इसमें ये देखेंगे कि जब हम इसमें ये देख रहे हैं कि आखिरकार आदित्य L1 क्यों लिखा गया है, तो हम ये देखते हैं कि सूर्य से एक डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए या सूर्य के पास एक कोई हम आर्टिफिशियल अगर कोई सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं या कोई मिशन लॉन्च कर रहे हैं स्टडी करने के लिए, तो उसकी एक इतनी डेफिनेट, जैसे ये हमारा सपोज सूर्य होगा और कोई ये सैटेलाइट होगा, कि इसके बीच की दूरी क्या हो, मेंटेन रहे। क्योंकि हम देखते हैं कि जो सन है उसका साइज बहुत ज़्यादा है। जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं तो देखते हैं कि सन क्या करता है, कोई भी बॉडी को अपनी तरफ क्या कर सकता है, खींच सकता है ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू। तो एक ऐसा डिस्टेंस माना जाता है जहां पर कोई भी सैटेलाइट क्या हो, स्थिर रहा है और उस चीज़ का ऑब्जर्वेशन करते रहे। दैट मीन्स हमने सैटेलाइट सूर्य के लिए लॉन्च किया है तो सूर्य से रिलेटेड स्टडी करते रहे, उसकी लेयर्स को समझते रहे। तो इसको जो L1 लिखा है, ऐसे हमारे पास 3 पॉइंट्स मिलते हैं, L1 L2 और L3। ऐसे 3 पॉइंट्स सूर्य से डिस्टेंस पर कुछ दूरी पर निर्धारित किए गए हैं। जैसे हम इस चीज को समझे कि जैसे हम इस चीज को समझे कि सूर्य हमारा सन हो गया। ठीक है। ये हमारा सपोज क्या होगा, सन होगा। सन से कुछ एक डेफिनेट दूरी मानी गई, सपोज ये हमारा क्या होगा, L3 होगा। ये हमारा क्या होगा, L2 होगा। और ये हमारा क्या होगा, L2 होगा। और ये क्या होगा, L1 होगा। तो ये क्या कहलाते हैं, लैग्रेंज पॉइंट कहलाते हैं। और लैग्रेंज पॉइंट एक ऐसी दूरी है जो सन से एक डेफिनेट दूरी है, जहां पर कोई भी हम अगर सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, जो कि भी हम क्या करते हैं, रिसर्च रिलेटेड सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, तो वो क्या करे, एक डेफिनेट पॉइंट पर, एक डेफिनेट पोजीशन पर बना रहे और उसका ऑब्जर्वेशन करते रहे। इसलिए ये क्या कर रहे हैं, लैग्रेंज पॉइंट डिसाइड किए गए हैं। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसी से रिलेटेड, सन से रिलेटेड स्टडी करने के लिए और भी कंट्रीज ने सोलर मिशन लॉन्च किए, जैसे कि सीहे जो कि मिशन है, जो कि चाइना का 2021 में लॉन्च किया गया था। अगर हम इस क्रम में देखें तो हम देखते हैं कि इंडिया थर्ड ऐसा कंट्री है जो कि क्या है, सोलर स्टडी रिलेटेड ऑब्जर्वेशन रिलेटेड सैटेलाइट को लॉन्च किया है। ठीक है, आदित्य L1। अगर एशिया की बात करें तो एशिया में क्या है, इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री दैट लॉन्च द ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट्स फॉर द सन। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक ये सीक्वेंस दिया गया है, ये ट्रिक है, इसको याद कर सकते हैं कि कैसे हम किसी मतलब जो हमारे सौर मंडल के प्लैनेट्स हैं उनको सीक्वेंस में याद करें। तो माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो इसके तहत, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक हम सीक्वेंस में क्या कर सकते हैं, सभी प्लैनेट्स को याद कर सकते हैं। ठीक है। और इसका सीक्वेंस जो भी हिंदी में लिखा है, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। पहले देखते थे कि यहाँ पर क्या है, प्लेटो भी था, लेकिन अब प्लेटो को 2006 में क्या कर दिया गया है, इसको हटा दिया गया है। और जो संगठन था जिसने हटाया है उसका क्या नाम है, IAU, या क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल एस्ट्रोलॉजिकल यूनियन। ठीक है। आगे चलते हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं। चलिए अब इस चीज को समझते हैं कि आखिरकार ये दीर्घ वृत्ताकार में फैली हुई, ये कैसी बात हुई।
ये जो बात बोली जा रही है कि जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं वो सूर्य के तरफ चारों तरफ कैसे परिक्रमा लगा रहे हैं, एक दीर्घ वृत्ताकार पथ पर लगा रहे हैं, ना कि सर्कुलर पाथ पर। जैसे कि हम ये देखते हैं कि जो हमारा सन हो गया, तो जब ये सन के चारों तरफ कोई भी प्लैनेट क्या करेगा, परिक्रमा लगाएगा, तो उसका परिक्रमण कैसे होगा, एक ऐसा ना होगा कि सर्कुलर ना होकर कैसा रहेगा, ये देखा जाएगा कि ये एक एलिप्टिकल पाथ पे क्या कर रहा होगा, रिवोल्यूशन कर रहा होगा, या कहें घूर्ण परिक्रमण कर रहा होगा। ठीक है, अब जब इसी को क्या बोलते हैं, हम दीर्घ वृत्ताकार देखते हैं। ठीक है, दीर्घ वृत्ताकार पथ बोलते हैं इसको। ठीक है, अब इसमें ये देखा जाता है कि सन से दूरी 2 पॉइंट पर क्या होती है, नियर होती है। इसमें 2 सेंटर माने जाते हैं, एलिप्टिकल जो भी पाथ होता है किसी भी बॉडी का, तो उसमें 2 सेंटर माने जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सौरमंडल के सभी आर्टिकल एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हुए ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, जिस कक्षा में ये क्या कर रहे होते हैं, इसका चक्कर लगा रहे होते हैं, किसका, सूर्य का, क्योंकि हमारे सौरमंडल के सेंटर में क्या है, सूर्य, उसका जब चक्कर लगा रहे होते हैं तो ये क्या कर एक डेफिनेट कक्षा में क्या कर रहे होते हैं, इसका घूर्ण परिक्रमण कर रहे होते हैं। बुध सूर्य के सबसे नजदीक और अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में केवल 88 दिन लगाते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है। चलिए अब इसके बारे में भी समझ लेते हैं कि जैसे कि बुध के बारे में बता दिया था आपको कि बुध क्या करता है, सबसे कम समय में क्या करता है, सूर्य के चारों तरफ क्या कर लेता है, एक परिक्रमा कंप्लीट कर लेता है, या कहें एक वर्ष उसका 88 दिन का ही होता है। दोनों ही बातें सेम है, या कहें हम एक परिक्रमण काल उसका 88 दिन का है, या कहें एक वर्ष उसका कितने का है, 88 दिन का है। ठीक है, जब हम बुध की बात करते हैं तो ये कितने दिनों में पूरा कर लेता है, ये 88 दिनों में पूरा कर लेता है। ठीक है, वहीं पर अगर हम शुक्र की बात करते हैं, शुक्र का ये भी परिक्रमण काल कितने दिनों में पूरा कर लेता है। जब आप शुक्र के बारे में पढ़ेंगे कि शुक्र कितने दिनों में पूरा कर लेता है, तो आप इसमें देखेंगे कि ये 255 दिन में क्या कर लेता है, एक सूर्य का परिक्रमा पूरा कर लेता है। ठीक है, कितने दिनों में, 255 डेज में। वो जो इन्फॉर्मेशन जो फिगर ऊपर है आप उसको अध्ययन कर लीजिएगा, वो याद करना नहीं है, बस समझना है कि दूरी के जैसे ही किसी भी, जैसे हमारा जो सन है, सन से जैसे ही दूरी बढ़ती जाएगी, बस एक जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जैसे भी किसी ऑब्जेक्ट से दूरी बढ़ती जाती है, उसका टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन या रिवोल्यूशन क्या हो जाता है, बढ़ते जाता है। जैसे एक सिंपल सा हम लोग फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट करते हैं या कहीं प्रैक्टिकल करते हैं, क्या करते हैं कि एक धागे में एक पत्थर को बांधेंगे और उसको चारों तरफ ऐसे घुमाएंगे, तो देखेंगे कि जैसे धागे का एक स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा, तो उसका जो एक कंप्लीट रोटेशन है वो क्या हो जाएगा, टाइम ड्यूरेशन उसका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर शुक्र को देखा था तो इसका ड्यूरेशन कितना था, एक वर्ष कितने का पड़ रहा था, 255 डेज का पड़ रहा था। ठीक है, और ये देखते हैं कि जो शुक्र है इसको हम क्या कहते हैं, कुछ स्पेशल वर्ड्स इसको बोले गए हैं, स्पेशल नेम दिए गए हैं। जो ट्विन सिस्टर ऑफ क्या कहलाती है, अर्थ कहलाती है, ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ कहलाती है। ठीक है, इसको साथ ही साथ क्या कहते हैं, मॉर्निंग, और साथ ही साथ इसको इवनिंग स्टार भी बोलते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि जो हमें दिन सुबह के समय पे भी और रात के समय पे भी अर्थ से दिखाई दे जाता है, इसकी वजह से इसको क्या कहते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी बोलते हैं, प्लेनेट भी बोलते हैं। ठीक है, साथ ही साथ हम ये देखेंगे जुड़वा ग्रह, सॉरी यहाँ पर स्टार ना लिख के इसको प्लेनेट बोलना पड़ेगा, इवनिंग प्लेनेट बोलेंगे। ठीक है, साथ ही साथ हम इसको देखते हैं कि शुक्र का हम पहले ही बता दिए थे कि शुक्र का जो टेम्परेचर है वो बुध से भी ज़्यादा है, और इसकी वजह क्या है, इसके बुध के क्या है, एटमॉस्फेयर में हम देखते हैं कि 90 टू 95% यहाँ पर क्या मिलती है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है। और साथ ही साथ हमें इसको क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट प्लैनेट, ग्रेट हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, हॉटेस्ट हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द
सोलर सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, चलिए ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी, कभी कभी वन डे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मॉर्निंग और इवनिंग प्लैनेट किसको बोलते हैं। ठीक है, या कहें ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ किसको बोलते हैं, हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है। ठीक है, ये सब इन्फॉर्मेशन थी। बाकी इससे रिलेटेड आपको कुछ ज़्यादा समझने और याद करने की ज़रूरत नहीं, बस ये छोटी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आप इनको याद कर लेंगे तो आपका वन डे एग्जाम भी कंप्लीट हो जाएगा, और साथ साथ जो यूपीएससी से रिलेटेड है या कहीं एनसीईआरटी से रिलेटेड आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन इतनी पड़ा। अब जो प्लेटो के हिसाब रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दी थी क्या, कि जो 2006 में एक निर्णय लिया गया कि इसको क्या कर दिया गया, प्लेनेट की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया। अब ऐसा तो नहीं कि उसको एक सर्टिफिकेट दिया गया था कि भाई साहब लो पकड़ो आप क्या हो, प्लेनेट हो, फिर बाद में कहा गया नहीं भाई साहब आप नियम का पालन नहीं कर रहे हो, आपका जो सर्टिफिकेट हम लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली जो ऑब्जर्वेशन की बात होती है, जब हमने पहले प्लेटो को ऑब्जर्व किया तो प्लेटो में पहले देखा गया कि इसका साइज और जो हमारे क्या कर रहा है, सन के चारों तरफ रोटेशन कर रहा है, रिवोल्यूशन कर रहा है। लेकिन बाद में देखा गया कि ये प्लेटो का और नेपच्यून का जो ऑर्बिट है, जो सन को रिवॉल्व करने का जो ऑर्बिट है, वो देखा जा रहा है कि ओवरलैप कर रहा है। इस वजह से प्लेटो को इस कैटेगरी से क्या कर दिया गया, प्लैनेट की टैग को क्या कर दिया गया, छीन लिया गया इसको। और ये एक्टिविटी 2006 में देखी गई। ठीक है, और ये संस्था का भी नाम आपको याद कर लीजिएगा। और इसको किस कैटेगरी में अब डाल दिया गया है, ड्वार्फ प्लैनेट के कैटेगरी में डाल दिया गया। अब डॉर्फ प्लैनेट आपको बता देते हैं कि ये क्या होते हैं, छोटे ग्रह होते हैं, और ये एक प्रकार से क्या होते हैं, प्लैनेट की तरह दिखते हैं। इनमें कई सारी विशेषताएं प्लैनेट की तरह होती हैं, लेकिन सिर्फ इसमें यही विशेषता नहीं होती, ये आकार में भी छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं, कंपेयर काफ़ी मतलब स्मॉल इन साइज, साथ ही साथ ओवरलैपिंग या कहें ओवरलैपिंग इन ऑर्बिट, या कहें इनका कोई डेफिनेट ऑर्बिट नहीं होता है, इस वजह से इनको डॉर्फ प्लैनेट की कैटेगरी में डाला जाता है। और साथ ही साथ ये भी रीजन होता है कि डॉर्फ प्लैनेट में, चलिए इतना तो काफ़ी है, डॉर्फ प्लैनेट के बारे में इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। अब एक चीज़ और बता देते हैं कि जो 2003 यूवी 313 था, तो ये भी क्या है, एक डॉर्फ प्लैनेट है। तो आज की डेट पे जो हम डॉर्फ प्लैनेट देखते हैं तो एक प्लेटो को भी मान लेते हैं और यूवी 313 को भी मानते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब पृथ्वी के बारे में समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार अर्थ क्यों स्पेशल है हमारे सौरमंडल में। अर्थ को देखा जाता है कि सबसे बड़ी जो अमूल्य चीज़ है पूरे यूनिवर्स में, वो क्या है, वुड है, लकड़ी है। और ऐसा क्यों, कोई कहेगा नहीं हीरे है, लकड़ी हमसे पर्याप्त ले लो। हम ये अपने घर की बात या कहें अपने अर्थ के बस की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे सौर मंडल या कहें सौर मंडल के सोलर सिस्टम को लेकर बात कर रहे हैं कि हमारे अर्थ में क्या होता है, वुड देखने को मिलती है। ठीक है, लकड़ी। और इसकी वजह क्या है, यहाँ पर क्या है, जीवन पाया जाता है। और जीवन सिर्फ और सिर्फ हमारे सौर मंडल में कहाँ पाया जाता है, अर्थ में पाया जाता है। ठीक है, और एक रीजन अभी आपको ये भी बताए थे कि हमारे अर्थ में जीवन पाने का रीजन क्या है, एक गोल्डी लॉक जोन बताए थे ना, गोल्डी लॉक जोन। ये जोन क्या होता है, एक सन से एक डेफिनेट दूरी मानी जाती है, जहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में रहता है, जहाँ पर जीवन की संभावनाएं हो सकती है, या कहें टेम्परेचर अनुकूल होता है, जीवन के अनुकूल टेम्परेचर देखने को। चलिए अब पढ़ लेते हैं इसको। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भू आप कहा जाता है। अब देखिए, पृथ्वी को भू आप कहते हैं, या कई लोग कहते हैं पृथ्वी क्या है, गोल है। पृथ्वी एक्चुअल में गोल नहीं है, ये हमारे नॉर्थ और साउथ में क्या है, थोड़ी से चपटी हुई है। यहाँ पर भी चपटी हुई है और कहाँ पर, साउथ में भी। तो नॉर्थ और साउथ पोल में क्या होने, चपटी होने की वजह से इसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है। क्या कहा जाता है इसको, भू आभ कहते हैं। ठीक है, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभव केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। और इसका रीजन भी बता दी कि पृथ्वी का अधिक गर्म और अधिक ठंडी ना होने की वजह क्या है, सूर्य से एक निर्धारित दूरी, जिसको हम गोल्डी लॉक जोन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पानी व एवं वायु उपस्थित है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु के में जीवन के लिए
वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह माना जाता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती क्योंकि इसकी 2/3 सतह पर क्या है, पानी देखने को मिलता है। ठीक है, और नीला ग्रह भी कहा जाता है। अब चलिए कुछ चीजें ऐसे देख लेते हैं जो इन्फॉर्मेटिव है। जैसे हम अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ में देखेंगे कि इसमें ये तो बता दिए कि हमारे यहाँ पर इतना वाटर है। ठीक है, 78% देखा जाता है कि वाटर पाया जाता है। ठीक है, जब हम अर्थ को समझने की प्रयास कर रहे हैं तो इसके कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन भी देख लेते हैं कि जैसे यहाँ पर क्या होता है, दिन और रात क्यों होता है। ठीक है, ऐसी घटनाएं फिनोमेना कैसे होते हैं कि जो हमारी अर्थ है वह इसका एक्सेस नॉर्थ साउथ वेस्ट स्ट्रेट वर्ड ना होके कैसा है, ये थोड़ा सा झुका हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं 23 1/2 डिग्री क्या है, ये झुकी हुई है। इसकी वजह से क्या होता है, जब इसमें झुकाव की वजह से क्या देखा जाता है कि नॉर्थ और साउथ में क्या होता है, मैक्सिमम टाइम पे क्या होता है 6 मंथ के दिन और 6 मंथ के रात देखने को मिलता है। और वहीं पर क्या होता है, ये इक्वेटर इक्वेटर से जैसे ही हम क्या करते हैं नॉर्थ की तरफ जाएं, साउथ की तरफ जाएं, तो हमें क्या मिलता है, टेम्परेचर में डिफरेंस देखने को मिलने लगता है। ठीक है, चलिए इस चीज़ को समझ लिए, साथ ही साथ और भी कुछ चीज़ें देख लेते हैं अर्थ से रिलेटेड। ठीक है, चलिए अभी इतना काफ़ी, क्योंकि जब हम ये इक्वेटर पढ़ेंगे, जब पृथ्वी के बारे में ही पढ़ेंगे स्पेशल, इसकी संरचना, इसके भूगोल को पढ़ेंगे, तब इसमें ये सब चीज़ें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अक्षांश देशांतर ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर के आसपास प्रति सेकंड के 3 लाख कितना है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड में कितना गति कर लेती है लाइट, स्पीड ऑफ लाइट कितना है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। इसको कभी कभी हमें ऐसे भी लिखा को मिल जाता है 3 × 10⁻⁴ कितना 8 मीटर पर सेकंड भी लिखा मिल सकता है, या कहें 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड भी मिल सकता है। आप ये जब पावर देखें तो साथ ही साथ ये क्या कर ले, किलोमीटर भी देख लें और मीटर भी देख लें, क्योंकि कभी कभी एक नंबर का क्वेश्चन मिल जाता है और हम इसमें ये इन पॉइंट्स पे ध्यान नहीं देते कि मीटर लिखा है, पावर कितना लिखा है, पाइप लिखा है या किलोमीटर लिखा है पावर में। तो ये सब चीज़ें देख लेनी चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये गलत होने की संभावना इसमें ज़्यादा रहती हैं। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ क्लियर करके आपको बता दी है कि 3 लाख किलोमीटर फिक्स्ड होती है, इसको याद करके रखना है। और पृथ्वी तक आने में लगभग कितना टाइम लग जाता है, लाइट को 8 मिनट लग जाता है। रोचकता है तो जैसे नील आर्मस्ट्रांग को माना जाता है कि 21 जुलाई 1969 को पृथ्वी चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाले कौन थे, ये व्यक्ति माने जाते हैं। ठीक है, और भारतीय भी कोई अगर पहुंचा हो तो आपके लिए ये क्या है, वर्क है, आप इसको सर्च करके नेट से देख सकते हैं। ठीक है, चंद्रमा, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। यह हमसे लगभग 3 लाख 84 किलोमीटर 3 लाख 84 हजार किलोमीटर क्या है, दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। ठीक है, पहले तो हमने देख लिया कि सन और अर्थ के बीच की दूरी। ठीक है, अब ये कितना है, याद है 15 करोड़ किलोमीटर कितना है, दूर है, डिस्टेंस। वहीं पर जब अर्थ और मून की बात करते हैं तो इसकी दूरी कितनी है, अर्थ और मून की, ये कितनी है 3,84,000 किलोमीटर। उपग्रह, मानव निर्मित उपग्रह, चलिए ये नॉर्मली हम आपको बता देते हैं उपग्रह क्या होते हैं। जैसे चंद्रमा क्या हो गया, हमारे अर्थ का क्या है, एक उपग्रह है जो नेचुरल होते हैं। वहीं मानव निर्मित क्या होते हैं, जैसे हमने मून के स्टडी के लिए हमने क्या किया, चंद्रयान फर्स्ट चंद्रयान सेकंड क्या किया, इनको लॉन्च किया। ठीक है, जैसे मून के स्टडी के लिए हमने क्या किया, चंद्रयान फर्स्ट मिशन लॉन्च किया, चंद्रयान 2। ये
2-3 हमने मिशन लॉन्च किए, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं, मैन मेड सैटेलाइट्स कहलाते हैं, जो कि हम मानव द्वारा निर्मित होते हैं और पृथ्वी से अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं। और इनका पर्पस क्या होता है, स्पेस को समझना और स्टडी करना है इनके बारे में, ठीक है। उपग्रह क्या होते हैं, बेसिकली ये क्या होते हैं, हमारे प्लैनेट्स के चारों तरफ क्या कर रहे होते हैं, रोटेट कर रहे होते हैं, रिवोल्यूशन कर रहे होते हैं, ठीक है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है, ठीक है। और इसके परिणामस्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही हिस्सा दिखाई पड़ता है, क्योंकि हम देखते हैं कि एक परिक्रमा पूरा करने में, जैसे ये हमारा सन हो गया ये सन हो गया और ये हो गई अर्थ, ये कंप्लीट रोटे रिवोल्यूशन कितने दिनों में कर लेता है, ये 24 सॉरी ये 365 डेज में कर लेता है, ठीक है। और साथ ही साथ ये अपने एक्सेस पे भी क्या कर रहा होता है, रोटेट कर रहा होता है। तो जब एक्सेस पे क्या कर रहा होता है, घूर्णन कर रहा होता है, तो इसको कितना टाइम लगता है, 24 आवर लगता है। अब जब हम मून की बात करते हैं, तो मून भी जब इसके चारों तरफ क्या कर रहा होता है, परिक्रमा कर रहा होता है, तो इसको टाइम लगता है 27 डेज का। और जब एक मिनिमम डिफरेंस है इन दोनों के रोटेशन में, कहें परिक्रमण और घूर्णन में, इस वजह से हमें चंद्रमा का केवल एक ही हिस्सा दिख पाता है, ठीक है। इसकी वजह यही है कि हमें चंद्रमा का एक ही हिस्सा क्यों दिख पाता है, इसकी वजह है क्षुद्र उल्का पिंड। चलिए क्षुद्र के उल्का पिंड, इस चीज को समझते हैं पहले। आखिरकार क्षुद्र के और क्या होते हैं, उल्का पिंड क्या होते हैं। एक हमने ये चार्ट बना के रखा है, और ये एक हमने अलग इंफॉर्मेशन आपके लिए दी है, इम्पॉर्टेंट भी है। इसको क्या बोलते हैं, चिकलक बक्ष इम्पैक्टर बोलते हैं, ठीक है। जो कि 66 मिलियन ईयर एगो क्या हुआ था, एक एस्टेरॉइड क्या हुआ था, अर्थ पे हिट किया था, जिसकी वजह से ये माना जाता है कि जो डायनासोर थे, जो डायनासोर का जो एक्सटेंशन हुआ, एक्सटेंट किस वजह से हुआ, एक्सटिंक्ट होने की वजह क्या मानी जाती है इसमें, एक्सटिंक्ट होने की वजह क्या मानी जाती है, ये इम्पैक्ट या कहें एस्टेरॉइड का इम्पैक्ट करना, जो कि 66 मिलियन ईयर हो गया क्या हुआ था, अर्थ पे हिट किया गया था। और साथ ही साथ देखते हैं जब एस्टेरॉइड्स हमारे अर्थ पे क्या करते हैं, हिट करते हैं, तो कई सारी लेक्स का निर्माण होता है, जैसे लोनार लेक हो गई, ठीक है, जो कि कहाँ है, महाराष्ट्र में, ठीक है। ऐसी कई सारी लेक्स हैं जो कि आपको नेट पे सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है। जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है, ये वनडे एग्जाम में भी आ जाती हैं, कई सारी ऐसे लेक बनती हैं, काफ़ी इंफॉर्मेटिव हो जाते हैं। अब जैसे लूनार लेक का स्टडी करेंगे तो हमें इसमें स्पेशली पता चला जाएगा कि इसके कुछ वाटर में कुछ स्पेशल टाइप का हमें बैक्टीरिया मिलता है, जो कि इसके वाटर के कलर को डेफिनेट कर, मतलब दूसरे पिंक कलर का बना देता है। तो उसको भी जब हम नेट से सर्च करके पढ़ेंगे, ये आपके लिए सभी वर्क है, क्योंकि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी के हिसाब से हम सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन गेन करेंगे, ज़्यादा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं करेंगे। फिर भी हमने कोशिश की जो फैक्चुअल करंट ओरिएंटेड या थोड़ी बहुत जो इम्पॉर्टेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो आपको क्या करें, अटैच कराते जाएं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, वो आपको अटैच करा दी है, लोनार बता दी है। आप इसको और भी नेट से सर्च करके देख सकते हैं और अटैच कर सकते हैं। क्षुद्र ग्रह की बात करें, तारों ग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जब हम सौर मंडल को बता रहे थे, तो सूर्य के चारों तरफ वो खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं, तो वो सभी क्या हैं, हमारे लिए क्या है, खगोलीय पिंड है, या कहें सौर मंडल का हिस्सा है। तो सौर मंडल के हिस्से में देखे थे कि प्लैनेट्स भी आते हैं, उपग्रह भी आते हैं, क्षुद्र ग्रह भी आते हैं। ये सभी क्या है, हमारे सौरमंडल का हिस्सा है, ठीक है। और जो कि सभी क्या कर रहे होते हैं, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे होते हैं। एक चीज और बता दें कि जो ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, ब्रह्मांड के निर्माण में क्या हुआ, नेबुला जैसे क्या हुआ, खगोलीय बादलों का निर्माण हुआ, जिसको हम नेबुला बोलते हैं। जब सूर्य का निर्माण हुआ, तो सूर्य में क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, कई सारे विस्फोट हुए। जब सूर्य के विस्फोट से क्या हुआ, काफी सारे प्लैनेट्स बने, साथ ही साथ क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड्स बने। आज की डेट पे देखा जाता है यही कि 99.8% क्या है, 99.8% का है सन क्या करता है, हमारे सौरमंडल के मास को गेन करता है। या कहें कि ये हमारा अगर पूरा सौरमंडल है, तो इसका सिर्फ 0.2% हमारे क्या अदर प्लैनेट्स इसमें क्या आ जाएंगे, प्लैनेट्स आ जाएंगे, ठीक है।
एस्टेरॉयड आ जाएंगे, साथ ही साथ क्या आ जाएंगे इसी में, हमारे सैटेलाइट्स आ जाएंगे, क्या है, नेचुरल सैटेलाइट्स आ जाएंगे, ठीक है। अब ये देखने को मिलता है कि बाकी ये 99.8% क्या करता है, हमारा सन पूरे सोलर सिस्टम के मास को गेन करके रखता है, ठीक है। या कहें इसके पास सोलर सिस्टम के 99.8 अमाउंट ऑफ जो मास है वो सन में हमारे है, और बाकी 0.2% जो मास है वो हमारे क्या है, बाकी प्लैनेट्स, क्षुद्र ग्रह हो गया, प्लैनेट्स हो गया, एस्टेरॉइड या नेचुरल सैटेलाइट्स उसमें है, ठीक है। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली हमें कहाँ मिलते हैं, मार्स और जुपिटर के बीच जो बेल्ट पाई जाती है उसी को हम एस्टेरॉइड बेल्ट भी बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह की बेल्ट बोलते हैं, ठीक है। कक्षाओं में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले किसी विस्फोट में क्या हो जाते हैं, ग्रहों से टूटकर अलग हो जाते हैं। जैसे कभी मतलब बहुत पहले समय, कई बिलियन ईयर्स पहले क्या हुआ होगा, सूर्य में विस्फोट होने की वजह से ग्रह अलग हुए, उसी तरह ग्रहों से अलग होने के बाद क्षुद्र ग्रह क्या हुए, क्षुद्र ग्रहों का निर्माण हुआ। उल्का पिंड क्या होते हैं, चलिए यही चीज आपको हम समझाने के लिए यहाँ पर फिगर बनाए थे, इसको समझ लेते हैं, ठीक है। ये कुछ इंफॉर्मेशन, एक मिनट। जब हम देखते हैं कि एस्टेरॉइड, ठीक है, एस्टेरॉइड हमने यहाँ पर लिख के रखा है, कॉमेट्स भी लिख के रखा है, मेटेरॉइड्स एंड मेटेओर्स। इनमें डिफरेंस कई बार पूछा जाता है और कई बार क्या होता है, एक स्टेटमेंट दे दिया जाता है, लिखा तो जाता है मेटेओर के बारे में, मेटेओर्स के बारे में, लेकिन वर्ड लिखा जाता है मेटेरॉइड्स। तो दोनों में डिफरेंस होता है, उस चीज को समझ लेते हैं। उल्का पिंड क्या होता है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी से इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। अब यहाँ पर जैसे पृथ्वी से गिरने की होती है, अब यहाँ पर अगर उल्का पिंड और क्षुद्र ग्रह में अंतर करना है तो क्षुद्र ग्रहों की एक डेफिनेट पोजीशन जो कि हमें बेसिकली कहाँ पर मिलते हैं, मार्स और जुपिटर की बेल्ट में मिलते हैं। और एक कुइपर बेल्ट भी होती है जो कि नेपच्यून के बाद देखने को मिलती है, वहां पर भी कई सारे क्षुद्र ग्रह हैं, ठीक है। लेकिन जब हम उल्का पिंड की बात करते हैं तो उल्का पिंड क्या होते हैं, जो ऐसे कोई भी क्षुद्र ग्रह हुआ, जब वो अपने जो एस्टेरॉइड बेल्ट से बाहर आकर पृथ्वी के एटमॉस्फेयर की तरफ, या कहें पृथ्वी से अट्रैक्ट होगा, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के नजदीक से निकल ले, या तो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में इंटर कर जाए, तो वो क्या कहलाते हैं, मेटेओर्स कहलाते हैं या मेटेरॉइड। अब जब मेटेओर्स कब कहलाएंगे और मेटेरॉइड कब कहलाएंगे, जब कोई क्षुद्र ग्रह या कहें कोई एस्टेरॉइड पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में इंटर करता है, या कहें जो हमारी अर्थ हो गई, अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या करता है, कोई एस्टेरॉइड क्या करता है, कोई सेरेस्ट्रियल बॉडी क्या करती है, एंटर करती है, और एटमॉस्फेयर में क्या करती है, फ्रिक्शन की वजह से, घर्षण की वजह से इसमें क्या होती है, काफ़ी हीट उत्पन्न हो जाती है, और ये क्या होते हैं, जलकर राख हो जाते हैं, और ये अर्थ के सरफेस को हिट नहीं करते। तो इनको क्या बोलते हैं, शूटिंग स्टार भी बोलते हैं। मेटेराइट्स क्या होते हैं, ये काफ़ी बड़े साइज में होते हैं, और ये एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं, घर्षण तो करते हैं लेकिन कंप्लीटली जल नहीं पाते, या कहें पूर्णतः जल नहीं पाते, और क्या करते हैं, अर्थ के सरफेस को क्या करते हैं, हिट करते हैं, और क्रेटर जैसे चीज़ों का निर्माण करते हैं। जैसे लोनार लेक क्या था, अभी लोनार लेक बताए थे ना, तो लोनार लेक इसी का परिणाम है, क्या है, एक एस्टेरॉइड मेटेराइट क्या हुआ, अर्थ पे हिट किया। कॉमेट्स क्या कहलाते हैं, ये भी क्षुद्र ग्रह होते हैं जो कि हमारे सोलर सिस्टम में या कहें सन के चारों तरफ परिक्रमा लगा रहे होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, हमारे अर्थ के नज़दीक या कहें एटमॉस्फेयर के ऊपर से क्या करते हैं, निकल जाते हैं। और इनमें ये देखा जाता है, एक विशेषता यह भी देखी जाती है कि इनका क्या होता है, एक ड्यूरेशन फिक्स होता है कि ये कितने ड्यूरेशन में निकलेंगे। जैसे हमें ये देखने को मिलता है कि जो हैली कॉमेट है वो 76 ईयर में क्या करता है, अपने ऑर्बिट को रोटेट करता है, या कहें अपने पथ को दोबारा उस पर निकलता है, या कहें उस पोजीशन पे वापस आता है, ठीक है। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, एस्टेरॉइड्स की हमने पोजीशन बता दी, या कहाँ पर मार्स और जुपिटर के बीच पाए जाते हैं, ठीक है। आज मतलब कुछ दिनों पहले एक इंफॉर्मेशन आई थी, एफॉस्फिस, हाँ एफॉस्फिस था शायद, हाँ एफॉस्फिस जो था एक एस्टेरॉइड था। ये माना जा रहा है कि 2029 तक क्या करेगा,
हमारे अर्थ के नज़दीक से निकलेगा, लेकिन अनुमान ये है कि अगर पृथ्वी के नज़दीक से निकला तो ये पृथ्वी में इंटर भी कर सकता है एटमॉस्फेयर में, और पृथ्वी को हिट भी कर सकता है। और इससे काफ़ी सिंपल सी बात है, जब हिट करेगा तो काफ़ी सारी नुकसान हो गए, या कहें इकोनॉमिक नुकसान हो गए, मानो कई लोग मतलब कई सारे डिजास्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, इससे बचने के लिए किससे, जैसे अफास्पी जैसे कोई एस्टेरॉयड हुआ वो अर्थ को हिट कर सकता है, इस चीज़ से बचने के लिए, या कोई एस्टेरॉयड अपने पथ से डेविएट हो जाए और अर्थ की तरफ मूव करे और पृथ्वी को किसी तरह का नुकसान पहुंचाए, उससे पहले हमारा ये प्रयास है सभी देशों का कि कई तरह के प्रोग्राम लाए हैं। जैसे डार्ट मिशन लाया गया, किसके द्वारा लाया गया, नासा के द्वारा लाया गया है। ये एक नासा का एक प्रोग्राम है डार्ट मिशन। ठीक है, डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट है। ठीक है, इसका फुल नेम क्या है, डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट मिशन है, जो कि नासा के द्वारा अप्लाई किया जाएगा, जिसको किया जाएगा। और हेरा जो मिशन है, ठीक है, ये ईएसए दैट मीन यूरोपियन स्पेस एजेंसी का प्रोग्राम है, जो डार्ट मिशन कोई एक्टिविटी या कोई एस्टेरॉयड को हिट करेगा तो उसमें ये स्टडी करने का पर्पस है कि आखिरकार उस हिट से कितना डेविएशन आ रहा है, जो एस्टेरॉयड है वो अपने पथ से कितना डेविएट हो रहा है या कितना अपने पथ से आगे की तरफ जा रहा है, उसके इम्पैक्ट को समझने के लिए डार्ट मिशन द्वारा जो भी हम एक्टिविटी करेंगे उसके इम्पैक्ट को समझने के लिए हम क्या लाए हैं, हेरा मिशन लाए हैं, जो कि ईएसए का है, दैट मीन्स यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेशन है जो कि ये डार्ट मिशन से रिलेटेड नहीं है या कहीं हेरा से रिलेटेड नहीं है, लेकिन इस बात से रिलेटेड है कि जाक्सा जो कि जापान एरोस्पेस मतलब जापान स्पेस एजेंसी है, उसने क्या किया है, एक जो हमारा एस्टेरॉयड है जिसका नाम है रायोगु, ठीक है, इसकी स्पेलिंग लिख देते हैं। ठीक है, ये एक एस्टेरॉयड है जो कि क्या है, हमारे सोलर सिस्टम या अर्थ के सबसे नज़दीक है। इस पर क्या किया है उसने, सबसे पहले एक रोवर को क्या किया है, लैंड कराया है और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन गेन की है। तो जापान एक पहला ऐसा कंट्री है जिसने क्या है, किसी एस्टेरॉयड पर अपना रोवर को क्या किया है, लैंड किया है। ठीक है, या पहुंचाया है वहां तक। ठीक है, उल्का पिंड समझ गए। अब एक और चीज जो इन्फॉर्मेशन हमें समझनी है, आकाश गंगाएं क्या होती है या आकाश गंगा क्या होती है। जैसे कि हम मानते हैं कि जो हमारा सोलर सिस्टम है, ठीक है, वो किसका हिस्सा है, हमारा सोलर सिस्टम किसका हिस्सा है, बेसिकली हमारा सोलर सिस्टम किसका हिस्सा है, मिल्की वे का हिस्सा है। अगर हम कहें मिल्की वे कहाँ पर आएगा, या कहें इस चीज को समझने के लिए एक छोटा सा फिगर बना लेते हैं पहले। ठीक है, जब हम सोलर सिस्टम की बात करते हैं, जैसे हम ये अपने आप को रख ले यहाँ पर सेंटर में, ठीक है, ये हम हो गए। ठीक है, एक छोटा सा इंसान, जैसे किसी को बहुत ज़्यादा ईगो हो जाता है ना, मैं करता है, ये मैं हो गया, मैं हूँ, तो उसको छोटे से एग्जाम्पल से बताने के लिए है कि ये तुम कहाँ पर हो, अर्थ में हो गए। ठीक है, अर्थ में हम हो गए। दूसरा, अर्थ की बात देखेंगे तो क्या आएगी, अर्थ कहाँ आती है, हमारे सोलर सिस्टम में आती है। ठीक है, और सोलर सिस्टम किसका हिस्सा हुआ, ये एक गैलेक्सी का हिस्सा हुआ। ठीक है, गैलेक्सी का हिस्सा हुआ। और गैलेक्सी कौन सी है, हमारी मिल्की वे है। ठीक है, मिल्की वे हमारी गैलेक्सी का नाम है। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम देखते हैं गैलेक्सी किसका हिस्सा है, ये यूनिवर्स का हिस्सा है। और ये माना जाता है कि एक यूनिवर्स में लगभग 1 बिलियन क्या है, या कहें 1 अरब क्या है, आकाश गंगाएं। कितनी आकाश गंगा है, 1 बिलियन आकाश गंगाएं हैं। ठीक है, जब एक यूनिवर्स में कितनी है, 1 बिलियन आकाश गंगाएं हैं, इसी प्रकार ये माना जाता है कि एक गैलेक्सी में कितने स्टार्स हैं, 1 बिलियन स्टार्स मिलते हैं। ठीक है, एक गैलेक्सी में कितने स्टार्स हैं, लगभग 1 बिलियन क्या है, स्टार्स हैं। अगर हम ये देखते हैं कि 1 बिलियन स्टार्स हैं, जब 1 बिलियन स्टार्स हैं और 1 बिलियन स्टार में से सिर्फ एक स्टार को लेते हैं जो कि हमारा क्या है, सन है, और सन का जो एक प्लेनेट है वो क्या है, अर्थ है,
और उस प्लेनेट में हम एक जीव है जिसका नाम आई है या कहें मैं। ठीक है, तो इतने बड़े ब्रह्मांड में हम कहाँ पर रहते हैं वो इस चीज से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आकाश गंगाएं क्या होती हैं बेसिकली, इसको यहीं से रीड कर लेते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल सी बात है। खुले हुए आसमान की ओर, आसमान में देखे तो एक ओर से दूसरी ओर तक फैली सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते देखा जाता है। यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाश गंगा कहलाती है। हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा था। आकाश गंगा करोड़ों करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। लगभग जो बताया ना, 1 बिलियन आकाश गंगाएं मिलकर एक यूनिवर्स का निर्माण करते हैं। इसी तरह 1 बिलियन स्टार्स मिलकर एक गैलेक्सी का निर्माण करते हैं। और एक स्टार में हम देखते हैं कि एक सोलर सिस्टम देखा जाता है, जैसे हमारा सोलर सिस्टम हो गया। ठीक है, तो हम कितने छोटे हिस्से में रहते हैं यूनिवर्स के, इस चीज को इस तरीके से समझ सकते हैं कि आई मतलब मैं, जो एक ईगो वाला वर्ड है ना, इसको ब्रेक करने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि हम ब्रह्मांड पे कहाँ पर हमारा अस्तित्व है या कितना सा अस्तित्व है। ठीक है, ये एक छोटा सा फिगर है, इसको समझ सकते हैं। कुछ और इन्फॉर्मेशन जो हमने इसमें लिख रखी थी आपको बता देते हैं। जैसे हम मंगल के बारे में इसमें, अच्छा मंगल के बारे में नहीं था लेकिन हमने अलग से लिख लिया था, आपको समझा देते हैं इसको कंप्लीट करने से पहले। जब हम मार्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, तो मार्स क्या माना जाता है, हमारे अर्थ के पास है। और जो हम जिस संभावनाएं भी मानी जाती है कि कई सारी कंट्रीज का या कहीं रिसर्च में ये पाया गया है या अनुमान है कि अगर कोई प्लेनेट में संभावनाएं हैं जीवन की तो वह मार्स है। वो मार्स में संभावनाएं की वजह क्या है, वहां पर मीथेन गैस का उपलब्ध होना। और मीथेन गैस होने का मतलब यही है कि वहां पर क्या है, बेसिकली कई सारे बैक्टीरियाज रहे होंगे जो डेड हो गए, और उनसे किसी जो गैस का निर्माण होता है वो क्या होती है, मीथेन होती है। ठीक है, तो मंगल ग्रह को हम बेसिकली क्या कहते हैं, रेड प्लेनेट कहते हैं। इसमें दो उपग्रह, इसके कितने उपग्रह हैं, 2 हैं, फोबोस और डिमोस। इसके पहले जो अर्थ होता है तो अर्थ में केवल एक उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है। उसके पहले जो 2 प्लैनेट्स हैं, बुध हो गया और शुक्र हो गया, तो उनमें किसी भी प्रकार के कोई भी उपग्रह नहीं है। तो हमारे अर्थ में कितना सैटेलाइट है, तो अर्थ में एक ही है जिसका नाम क्या है, मून है। और जब हम मार्स की बात करते हैं तो इसमें 2 हमें उपग्रह देखने को मिलते हैं, एक है फोबोस और दूसरा है डीमोस। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ मिशन है जो करंट में भी रहे हैं और पहले जो आज तक जो हमने स्टडी करने का प्रयास किया है, तो देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा किसी प्लेनेट पे स्टडी करने का प्रयास किया गया है तो वो है मार्स, क्योंकि इसमें जीवन की संभावना है। इसमें कुछ जो भी प्रयास किए गए उसको बता देते हैं आपको। जैसे नासा का पहला सबसे पहले प्रयास किया गया था मार्स ओडिसी मिशन द्वारा, तो इसमें यही मिशन था कि एक अपॉर्चुनिटी मिशन भी लाया गया था 2004 में। फिर एक और मिशन रहा मार्स क्यूरियोसिटी रोवर। अपॉर्चुनिटी मिशन ये क्या था, ये भी एक रोवर ही था जो वहाँ पर जाके स्टडी किया था, वहाँ पे स्टोन्स का, वहाँ के मिट्टी का स्टडी किया था, सॉइल का। मार्स क्यूरियोसिटी रोवर भी यही था कि वहाँ पर, क्यूरियोसिटी नाम से ही समझ में आ रहा है कि वो मार्स से रिलेटेड स्टडी ही करना था। और यहीं से इनने संभावनाएं लगाई कि वहाँ पर क्या है, खारे पानी की क्या है, झीलें हैं या कहें वाटर है। ठीक है, मार्स रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर एक लॉन्च किया गया था। ये सभी नासा के मिशन है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया मार्स ओडिसी मिशन, अपॉर्चुनिटी मिशन, मार्स क्यूरियोसिटी रोवर। ठीक है, मार्स रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर। ठीक है, ये कई बार नाम दे दिए जाते हैं और ये पूछ लिया जाता है किस प्लेनेट से रिलेटेड मिशन है, तो उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन है वन डे एग्जाम के लिए। मावेन एक मिशन था जिसका सीधा पर्पस था मार्स एटमॉस्फेयर एंड वॉलेटाइल एवोल्यूशन। तो इसमें ये देखने का प्रयास था कि एटमॉस्फेयर, मार्स के एटमॉस्फेयर में कैसे कैसे चेंजेस होते हैं, वॉलेटाइल चेंजेस कैसे कैसे आते हैं, इतना फास्ट कैसे चेंजेस आते हैं, उस चीज़ को समझने के लिए। साथ ही साथ जो मावेन मिशन था उस जो 2020 में लॉन्च किया गया था, उसमें ये एक इंजैनिटी क्या किया गया था, एक हेलीकॉप्टर को भी साथ में भेजा गया था जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर क्या कर सके, वहाँ की मिट्टी को कलेक्ट कर सके, वहाँ के एटमॉस्फेयर सॉइल को समझ सके या उससे रिलेटेड रिसर्च कर सके। ठीक है, ये कुछ मार्स से रिलेटेड मिशन थे।
और इंडिया ने भी कई सारे क्या है मिशन भेजे थे। जैसे मिशन, इंडिया का मिशन कौन सा था 2013 में भेजा गया था, क्या नाम था उसका, मॉम मिशन। इसका क्या नाम है, मार्स ऑर्बिटर मिशन। ठीक है, एक नासा का एक और मिशन था डिस्कवरी प्रोग्राम के तहत, एक मिशन भेजा गया था इनसाइट मिशन। ठीक है, 2018 का, ये लेटेस्ट था। ठीक है, ये हो गया मोम, 2013 में इंडिया के थ्रू भेजा गया था। यूएई का मतलब ये अरब कंट्रीज का केवल एक देश है जिसने क्या किया है, मून पे क्या है, मार्स पे क्या है एक मिशन भेजा है जिसका नाम क्या है, होप मिशन, जो कि जापान की सहायता से क्या किया गया था, भेजा गया था। ठीक है, दूसरा 93 ये चाइना का मिशन है। ठीक है, और जो नासा या कहें यूएसए का जो प्लान है कि नेक्स्ट 25 ईयर में, कई उनको भी जानते होंगे, क्या नाम है, एलॉन मस्क। ठीक है, उन भाई साहब का क्या मानना है कि हम क्या करेंगे, आधे से ज़्यादा जनरेशन या कहें नेक्स्ट जनरेशन के लोगों को हम मून पे पहुंचाएंगे। मतलब उनका मिशन ये है कि वहाँ पर भी घर बनाए बकायदे, वहाँ पर पूरा फैमिली बसाने का प्लान है। किनका, एलॉन मस्क जी का। लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट, यूएसए की गवर्नमेंट का भी यही प्लान है कि 2000 नेक्स्ट 25 ईयर्स में नेक्स्ट मिशन में हम क्या करें, जर्नी टू मार्स, मतलब लोगों को मार्स तक पहुंचाना है, या तो यात्रा के फॉर्म में, मतलब कोई ट्रेवल करना चाहे। ठीक है, और भी जो इसमें प्लैनेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो हमने कुछ प्लैनेट्स की इन्फॉर्मेशन अलग से जो गैदर की थी वो आपको साइड में लिख के बताते जा रहे हैं, आप लिख भी सकते हैं। बृहस्पति, बृहस्पति क्या है हमारे सोलर सिस्टम में। जब हम प्लैनेट्स को पढ़ते हैं तो सोलर सिस्टम में एक चीज़ और देखेंगे आप, सोलर सिस्टम में, चले एक मिनट, जब हम सोलर सिस्टम में देखते हैं तो ये हमारे हो गए सूर्य भगवान, सन हुए। ठीक है, फिर यहाँ पर आता है, एक मिनट, ये हुआ सन, ये हुआ क्या, बुध जिसको बोलेंगे मरकरी, ये होगा वीनस, अर्थ, मार्स। ठीक है, फिर यहाँ पर एक बेल्ट आती है जिसको एस्टेरॉइड बोलते हैं, एस्टेरॉइड बेल्ट बोलते हैं, ये भी लिखे दे रहा है एस्टेरॉइड बेल्ट। और ये क्या हो गया, जुपिटर, ये हो गया यूरेनस, सैटर्न, ये हो गया यूरेनस, ये हो गया नेपच्यून। ठीक है, जब हम इनको देखते हैं तो जो एस्टेरॉइड बेल्ट हो गई और सन के बीच के जो प्लैनेट्स हैं, तो उनको क्या मानते हैं हम, ये क्या है, इंटीरियर प्लैनेट्स माने जाते हैं, इंटीरियर प्लैनेट्स माने जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जरूर समझना जरूरी है, क्योंकि इसके बाद के जो हम यूरेनस नेपच्यून पढ़ेंगे तो इसमें स्पेशल एक कैटेगरी मिलती है वलय की देखने को मिलती है, और ये इनको क्या बोला जाता है, ये क्या है, गैसी प्लेनेट है। इनमें क्या है, गैस है, धरातल नहीं मानी जाती। ये इंटीरियर प्लेनेट है, साथ ही साथ इनको क्या बोला जाता है, टेरेस्ट्रियल प्लेनेट्स भी बोला जाता है। क्या कहें, इसमें धरातल पाई जाती है। ठीक है, या कहें इसमें सतह पाई जाती है। ठीक है, और ये क्या है, एक्सटीरियर प्लैनेट्स कहलाते हैं। ठीक है, एक्सटीरियर प्लैनेट्स। ठीक है, थोड़ी सी राइटिंग बहुत, थोड़ी नहीं बहुत ही खराब है, एक मिनट से दोबारा ही लिख देते हैं। इनको क्या कहा जाता है, बाह्य प्लेनेट कहा जाता है, बाह्य ग्रह बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से बाह्य ग्रह में ये 4 ग्रह आते हैं, कौन कौन से, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, जितने भी ये इंटीरियर प्लैनेट्स है ये क्या है, धरातली हैं, ये मतलब ठोस अवस्था में इनकी सतह क्या है, ठोस है। और इनमें क्या है, बाह्य ग्रह जितने भी हैं इनमें क्या है, गैसी ग्रह हैं। और इनमें क्या है, नेपच्यून को छोड़कर इनमें सभी में क्या है, इसको हटा दें तो इनमें सभी तीनों में क्या है, वलय पाए जाते हैं। ठीक है, वलय, वलय नहीं सॉरी, वलय, क्या पाया जाता है, वलय पाए जाते हैं। और सैटर्न में सबसे ज्यादा वलय पाए जाते हैं, कितने हैं, 7 वलय पाए जाते हैं, उनको हम लोग शुद्ध भाषा में छल्ले भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे जो हम पहले बताना चाह रहे थे उसी को कर लेते हैं। ठीक है, बृहस्पति को जब पढ़ रहे थे हम, इसमें बता देते हैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। इसमें क्या थे, कितने उपग्रह हैं, गैनीमीड हो गया उपग्रह, यूरोपा हो गया, कैलिस्टो हो गया, और भी कई सारे ग्रह हैं, ये तो बेसिक है। गैलीडो क्या माना जाता है, ये गैनीमीड क्या है, बृहस्पति का सबसे लार्जेस्ट क्या है,
उपग्रह है। इससे रिलेटेड एक मिशन है जो कि 2026 तक क्या करेगा, सॉरी 2016 में क्या किया है, नासा ने लॉन्च किया है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, जूनो मिशन, ठीक है। अब देखो अगर वलय की बात करें तो वलय हमें सिर्फ 3 प्लैनेट्स में मिलता है, जुपिटर, यूरेनस और सॉरी इसमें हमें सिर्फ 3 में ही पार मिलते हैं, किसमें, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस। ये 3 में हमें क्या मिलते हैं, वलय मिलते हैं, ठीक है। साथ ही साथ हम अगर बृहस्पति की बात करें और अर्थ की एटमॉस्फेयर की बात करें तो अर्थ का एटमॉस्फेयर क्या है, बहुत कम है कंपेयर टू, अगर देखा जाए बृहस्पति का, या कहें बृहस्पति का जो एटमॉस्फेयर है अर्थ के एटमॉस्फेयर से 1 करोड़ टाइम्स ज़्यादा है। मतलब अगर हम यहाँ पर एटमॉस्फेयर में पहुँच जाए तो हो सकता है हम देखे ही ना, एटम्स में बटे हैं, इतना ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यहाँ का, ठीक है। शनि में क्या है, 7 वलय पाए जाते हैं, 82 प्लस क्या है इसमें उपग्रह है, टाइटन इसका सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट है, ठीक है। और ड्रैगन फ्लाई एक मिशन है कि जो कि 2026 तक क्या करेगा, नासा शनि में भेजेगा। ये पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो कि एडिशन की है हमने और जो बुक में थी उसको सभी को बता दी है, और जो एक हमने फिगर बनाया था कि आई मतलब मैं कहाँ पर हूँ, इस चीज़ को समझने के लिए ये एक फिगर ये दिया गया, इससे भी आप समझ सकते हैं कि हम यहाँ पर हो गए पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी सौर मंडल के अंदर हो गई, सौर मंडल आकाशगंगा के अंदर हो गया, आकाशगंगा कहाँ हो गई, ब्रह्मांड के अंदर हो गई, ठीक है। कुछ कुछ प्रश्न भी कर लेते हैं, जो बेसिक है आप कर भी सकते हैं। ग्रह और तारे में क्या अंतर है, पहले ही बता दिए। ग्रह क्या होते हैं, इनका खुद का प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य के चारों तरफ क्या कर रहे होते हैं, परिक्रमा लगा रहे होते हैं। वहीं तारे क्या होते हैं, इनका खुद का प्रकाश होता है, खुद की ऊष्मा होती है, और ये क्या कर रहे होते हैं, अपने एक्सिस में या अपने धुरी के थ्रू धुरी के अनुरूप क्या कर रहे होते हैं, रोटेट कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, घूर्णन कर रहे होते हैं, ठीक है। सौरमंडल से आप क्या क्या समझते हैं, सौरमंडल का सीधा सा मतलब है सूर्य और उसके आसपास जितनी भी खगोलीय पिंड उसके चारों तरफ जो घूम रहे हैं वो क्या है, सौरमंडल का हिस्सा है। जैसे कि ग्रह आ जाएंगे मतलब प्लैनेट्स आ जाएंगे, एस्टेरॉइड्स आ जाएंगे मतलब क्षुद्र ग्रह आ जाएंगे, उपग्रह आ जाएंगे, और बाकी जितने भी छोटे बड़े खगोलीय पिंड जो कि सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं वो सभी क्या है, इसके हिस्से हैं। जैसे नेबुला वेबुला हो गए, नेबुला जो कि खगोलीय बादल हैं। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों का नाम लिखिए, बता ही दिए थे, एक ट्रिक भी थी। माई एफिशिएंट मदर, माई वेरी एफिशिएंट मदर सर्व जस्ट एज अ नट्स, ये एक कहाँ था वो आप याद कर लीजिएगा, बाकी ये छोटी सी चीज़ है, आप सिंपल याद कर सकते हैं। जैसे क्या है, मार्स हो गया, वीनस, अर्थ, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये सभी क्या है, सभी हमारे 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है। ये 4 हमारे हो जाते हैं कौन से, इंटीरियर प्लैनेट्स, बाकी ये 4 प्लैनेट्स हो जाते हैं एक्सटीरियर प्लैनेट्स। ये क्या है, गैसी प्लैनेट्स हैं, यहाँ पर क्या है, गैस है, और यहाँ पर क्या है, टेरेटरी पाई जाती है, वहाँ क्या है, धरातली है। सूर्य से उनकी पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जीवन की संभावना पाई जाती है, सिंपल सी बात। हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं, क्योंकि हमें ये देखने को मिलता है चंद्रमा के एक परिक्रमण काल जो पृथ्वी के चारों तरफ कंप्लीट करता है वो कितने का होता है, 27 डेज का। साथ ही साथ जो पृथ्वी का एक घूर्णन काल है, या कहें अपने एक्सेस के थ्रू जो घूर्णन कंप्लीट करती है वो 24 है। इन दोनों के बीच बहुत कम डिफरेंस होने के कारण, या कहें 3 दिन का 3 दिन का डिफरेंस होने की वजह से क्या होता है, ऐसा होता है, सॉरी 3 आवर्स की वजह से होता है। ब्रह्मांड क्या है, ठीक है, ये इसी चीज़ से समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड में क्या क्या होते हैं, इसको लिख देंगे तो पर्याप्त है ज्ञान से। किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है, शुक्र जाना जाता है, ठीक है। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है, हमारी पृथ्वी। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस पथ पर परिक्रमा लगाते हैं, दीर्घ वृत्ताकार, ये कोई पथ नहीं लगाएगा, वृत्तीय पथ नहीं होता है। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है, उत्तर, ठीक है। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति। जो फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरना है। डैश का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं, तारों का
विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण कर उसे क्या कहते हैं, तारामंडल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर तारे आ जाएंगे, तारा, जो तारे आ जाएंगे यहाँ पर आ जाएगा नक्षत्र मंडल। ठीक है, तारों की एक बहुत बड़े प्राणी को क्या कहा जाता है, आकाश गंगा कहा जाता है। पृथ्वी के सबसे करीब कौन सा है, शुक्र या मार्स, क्या है, शुक्र है, ना कि मंगल। ठीक है, सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक कौन सा है, अर्थ, पृथ्वी हो गई। ग्रहों के पास अपनी तथा नहीं होती है, ग्रहों के पास अपनी ऊर्जा और प्रकाश नहीं होता है, या प्रकाश और ऊर्जा दोनों एक दूसरे की जगह पर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये आंसर चैप्टर कंप्लीट होता है, आप इसको पढ़िएगा और जितनी भी इंफॉर्मेशन है कंप्लीट है, और जो बाकी जो करंट में चीज़ें आती रहती हैं आप उसको ऐड कर सकते हैं साथ में। जो इन्फॉर्मेशन हमने साइड में लिखी है वो आप एनसीईआरटी की बुक में जो स्पेस दिया रहता है उसी में आप ऐड कर सकते हैं, बाकी अदर से नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और साथ ही साथ जितने भी आप करंट ओरिएंटेड या करंट में कोई चीज़ देखे, जैसे अफॉस्फी लेटेस्ट की न्यूज़ है कि अफॉस्फी एक एस्टेरॉइड के बारे में लोगों ने, साइंटिस्टों ने क्या किया है, रिसर्च किया, और उनका अनुमान है कि 2029 तक ये क्या करेगा, अर्थ के एटमॉस्फेयर के नज़दीक से क्या करेगा, गुजरेगा, या कहीं अर्थ के पास से गुजरेगा। इस वजह से क्या आ गया था, ये करंट में आ गया। तो जितनी भी करंट की चीज़ें हैं आप वो साइड में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।